लेकिन जो आपने कही कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मैं इसको इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। 8 घंटे पढ़ के अगर आप वो आउटपुट निकाल रहे हैं तो 8 घंटे पढ़िए, इसलिए घंटे से घंटा कुछ नहीं होता। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े थे, फिर पर्सनल चले गए और कैजुअली बातों में जो है वो ये बोल देते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है आपके पैसे से। सब्जेक्ट में कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई अगर आदमी आके कहे कि ये बेस्ट, मैं ज्योग्राफी भी मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, एनवायरनमेंट भी मैं पढ़ाता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी भी मैं पढ़ाता हूँ, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड आदमी है। ये सवाल दरअसल ये सवाल है ही नहीं सर, यही मोटिवेशन है, कोई मोटिवेशन नहीं। आयात किया हुआ मोटिवेशन कितनी देर तक रखोगे बच्चे? बिल्कुल, सब घंटे 2 घंटे में निकल जाएगा। ब्लैक होल का काला छेद बना दोगे तो कैसे नंबर मिल जाएगा? सर, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि अधिकतर यूपीएससी की इन फैक्ट्रियों में जो उत्तर लेखन हो रहा है वो उत्तर लेखन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है? सर, मैंने एक नायक को नायिका की गोद में लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हुए देखा। 2-3 गाली दे दो। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के लिए बता दूं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक सर, जो कि हिस्ट्री की फैकल्टी हैं। उन्होंने हमारे साथ जो सफ़र तय किया, आए तो थे वो एक मेहमान बनकर, बट अब हमारी इस एग्जाम मिनिस्ट्री फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें किसी परिचय की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने कई बार एग्जाम मिनिस्ट्री चैनल पर उन्हें टीचिंग करते हुए, पॉडकास्ट करते हुए देखा है। हमारे प्यारे अत्यप सर, जो एग्जाम मिनिस्ट्री के फाउंडर भी हैं। और आज हम इन दोनों लोगों से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जर्नी को लेकर के। खासकर सर की खुद की जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे कि सर ने जब तैयारी शुरू की, कैसा रहा फेज, किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा। और खासकर आप जैसे, हम जैसे एस्पिरेंट्स के लाइफ को, जिन लोगों को इन लोगों ने मेंटर किया, उनके जीवन से जो चीज़ें निकल करके सामने आई, वो जो एक्सपीरियंस है, आज हम उन्हें सर के साथ देखेंगे, बात करेंगे उन पर। और शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा हमारे हिस्ट्री की फैकल्टी, हमारे जो है आलोक सर से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और एक प्रश्न जो है मैं जहाँ से शुरू करना चाहूँगा, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये रहेगा कि ये जो टीचिंग की जर्नी रही है आपकी, ये कैसे रही? मतलब कहाँ से आपको लगा कि आज से एक टर्निंग पॉइंट ये रहेगा कि हम शिक्षक बनने की राह पर हैं? यूपीएससी से इसका जो संबंध है, अगर मैं कहूँ कि जब से आपने यूपीएससी पढ़ाना शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को हमें बताइए। मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। यूपीएससी की मेरी निजी यात्रा के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसको बांटने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में मैंने क्या किया कि मैं एक संस्था से जुड़ा और उस संस्था में मैं अपने ज्ञान को बांटने लगा। धीरे धीरे हमें उसमें मजा आने लगा और इस प्रक्रिया में मैं निरंतर बढ़ता रहा। मैं अपनी तैयारी के लिए इलाहाबाद गया और वहाँ पर एक कोचिंग हुआ करती थी और उसका नाम था कैरियर इन कृष्णा कोचिंग। मुझे लगता है आपका नाम उससे जो है जुड़ा हुआ है। तो जब मैं वहाँ गया तो हमारे एक एजुकेटर थे, वो मुझे क्या करते थे कि उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और किस तरह से प्रभावित किया कि वो मुझे क्लास लेने के अतिरिक्त हमें कुछ निजी काम दे दिया करते थे। अच्छा। हाँ, कई बार वो हमें कोचिंग के पोस्टर लगाने के लिए बोल दिया करते थे कि मॉर्निंग में उठा के कोचिंग में पोस्टर लगाना है आप लोगों को। लेकिन सर, इस प्रक्रिया के दौरान वो क्या है, हमसे पॉलिटी और हिस्ट्री के कई विषयों का डिस्कशन किया करते थे। उन्होंने कुछ लोगों को चुना, कुछ लर्नर को चुना इस निमित्त मात्र कि तुमको ये काम करना है जी। लेकिन हम लोगों के मन में पाप आया कि मैं फी भी दे रहा हूँ यार, और मैं पोस्टर क्यों लगाऊं संस्था के। तो मैं सर क्या है उसमें बहाने बनाने लगा कि मैं अब नहीं आ रहा हूँ, आज पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। लेकिन बहुत समय के बाद इस बात का मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली उस एजुकेटर ने किसी निमित्त मात्र मुझे, हम लोगों को चुना था और उसने हमारे विषयों को इतना परिपक्व बना दिया कि आज हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी भी संस्था में एजुकेटर क्लास के अतिरिक्त अपने लर्नर को क्या दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसीलिए मैं
एग्ज़ाम मिनिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि लर्नर्स को सिर्फ 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए उससे नहीं जुड़ते हैं, हम लोग पूरे 12 घंटे, अगर मैं रात हटा दूं तो पूरे 12 घंटे के लिए उससे कनेक्ट होते हैं। जी तो सर आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो है बच्चे जो हैं, कई बार सर से मेरे जो पॉडकास्ट होने वाला था तो मेरे से पहले क्वेश्चन आया कि सर की थोड़ी सी यूपीएससी जर्नी के बारे में आप डिटेल में पूछिएगा, और खासकर कोई ऐसा कभी खासकर मौका नहीं बन पाया जहां हम आपसे ये प्रश्न पूछ सके, लेकिन आज मुझे ये मौका मिल गया। तो आपकी जो टीचिंग जर्नी है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच कि बहुत टाइम के बाद मौका मिला है कि मैं सोफे के साइड जो है बैठ सकूं और सवालों के जवाब दे सकूं। बहुत पुरानी बात हो गई है और कई हादसे ऐसे होते हैं जिनको भुला दिया जाता है, तो ये वैसी चीज़ों में से एक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये कई बार मैं कह चुका हूँ, एक बार अभिषेक व्यास जी हैं, उनके साथ भी हमारा पॉडकास्ट हुआ था, तब मैंने वहाँ पे भी ये बात कही थी कि यूपीएससी की तैयारी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को एक बार ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी होती है, आपके जीवन को चेंज कर देती है। आप उससे पहले क्या थे और आप उसके बाद क्या है, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बचपन से ये पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। 10th के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन मुझे 6-7 से ये पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मेरी मम्मी भी पढ़ाई करती थी, फादर भी बहुत पढ़ाई में इन्वॉल्व थे, दोनों पेरेंट्स मेरे पीएचडी हैं, और घर में कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, जिसको मेरी एक मैगजीन होती है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, वो घर पे आती थी, जो मम्मी जो है पढ़ा करती थी। तो बचपन से क्विजिंग में थे और वो चीज़ कर रहे थे, तो मेरा एक तरीके से बैकग्राउंड उस तरीके का बन रहा था। फिर इंजीनियरिंग में चले गए, जॉब लग गई, तो वहाँ पे भी मुझे ये पता था कि भाई टेम्परेरी चीज़ है, तैयारी मुझे करनी है। और कोइंसिडेंटली जॉब मेरी लगी सेंट गोबेन में, ग्लास कंपनी है, और मेरी पोस्टिंग हो गई पटना। तो पटना की जो विधानसभा बन रही थी वो सेंट गोबेन का प्रोजेक्ट था। और वहाँ पे जब मेरी मुलाकात हुई सीनियर आईएएस ऑफिसर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ही 1-2 बार मुलाकात हुई, जो चीफ इंजीनियर थे उनसे मुलाकात हुई, 1-2 बार नीतीश कुमार साहब जो है आ रहे थे, तब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनसे ही मुलाकात हुई। काफ़ी पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो करता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब ख़राब लगती थी, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। वहाँ से फिर मेरी तैयारी स्टार्ट हुई, तो मैंने पढ़ाई, मतलब जॉब के साथ, कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करी, जो अब मुझे लगता है कि मेरा सही डिसीजन था। लेकिन गलती मैंने ये करी कि इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से तैयारी नहीं करी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई टीचर नहीं था, कोई गाइडेंस गाइडेंस नहीं रही, और अपने से जो है अंधेरे में तीर मारने लगे। अब उसमें कॉन्फिडेंस ये आया कि जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्रीलिम्स दिया, हमारे 60-70 मार्क्स तो आ गए, कट ऑफ से 10-15 नंबर कम है, अगली बार हो जाएगा। लेकिन वो जो 10-15 नंबर की खाई होती है, वही ज़रूरी होती है जंप करना, और वो बहुत बड़ी खाई होती है। वो बहुत बड़ी खाई होती है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर ऐसा होता है कि 50-60 हर कोई ले आ सकता है। जी। अब क्योंकि मैं क्विजर था, बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, तो जनरली अवेयर था, तो प्रीलिम्स दिया मैंने तो हो गया। अच्छा, मेंस की तैयारी 0, और जॉब में रहते हुए मेंस की तैयारी करना एकदम इम्पॉसिबल था, क्योंकि फील्ड वर्क था, मैं साइट पे रहता था। खैर 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो जॉब से रिज़ाइन करके फिर जामिया में RCA है, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, सबसे अधिक जो इंस्पिरेंट है वो वहीं से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उसका पहला दूसरा बैच था, जिसमें फिर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 2nd अटेम्प्ट में मेंस के लिए वहाँ गया। तब एक्चुअली मुझे पता चला कि पढ़ाई कैसे होती है सिविल सर्विसेज की। अच्छा, ईगो में गए थे कि वो हमारा तो निकल चुका है, मैंने कहा भाई प्रीलिम्स हो चुका है, उसका कॉन्फिडेंस भी था, और फिर ये कि भाई कॉलेज बढ़िया है ना। केमिकल इंजीनियरिंग करी थी मैंने मोतीलाल से, और हमारे कॉलेज के बहुत सारे जो सीनियर्स थे हमारे, उनकी रैंक आती रहती थी। आप आज भी देखिए तो 5-6 रैंक हर साल मोतीलाल से आ रही हैं। जी। तो हमको था कि यार जाएंगे, हो जाएगा, अपना बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो एक आई ओपनर था, जो आपको अपनी जो क्रश कर देता है ईगो, वो जब मेंस दिया तो हुआ। तब मुझे जामिया में जो बाकी लोग थे साथ में, हमारे बहुत सारे लोग थे जो अभी ऑफिसर हैं, फैज़ थे IAS हैं, अंजलि IAS हो गई थी, तेजस्विनी, काव्य हिंदी, ये लोग सब यहीं पे ऑफिसर हैं। तो काव्य इमरान भाई, आफाक भाई, ये लोग सब, मतलब बहुत अच्छा एक ग्रुप था।
उनसे उनको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिला किस तरीके से पढ़ाई होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब नहीं हुआ सिलेक्शन, सारे अटेम्प्ट नहीं दिए थे मैंने, तो मुझे लगा कि अब मुझे बहुत पढ़ाई करी थी मैंने, तो मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है कि कैसे तैयारी करी जाए। तो फिर मैंने वो ब्रेक दे दिया, क्योंकि इस जर्नी में अंदर घुसना बहुत आसान होता है। यूपीएससी की जर्नी से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंटरनलाइज हो जाती हैं। जी जी। हाँ, तब उस वक्त ऐसा हुआ कि पढ़ाता मैं पहले भी था, पहले केमिस्ट्री पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद मैंने देखा जिन बच्चों का आरसीए में सिलेक्शन नहीं होता था, उनकी कुछ क्लासेस चलती थी जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2012 के करीब जो है मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया था। पहले 2 ऑप्शनल होते थे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा। उसके बाद जब एक ऑप्शनल हो गया तो ज्योग्राफी बचा उसमें, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ से जो फिर पढ़ाना शुरू किया, तो क्योंकि मैं पढ़ाता था, मेरे पेरेंट्स पढ़ाते थे, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट भी था, वो फिर कंटिन्यू हुआ। और फिर मुझे लगा कि जब रैंक्स आनी शुरू हुई स्टूडेंट्स की, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो मुझे लगा कि यार ये बढ़िया चीज़ है। तो फिर मैं इसी में जो है आरसीए ने आपको बेस्ट गाइडेंस उपलब्ध कराया, गाइडेंस आप ये कह सकते हैं। कराई। बिल्कुल, इसका मतलब है गाइडेंस का जो है बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी की। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। वरना तो आप अंधेरे में चलते जाइए, भीड़ में चलते जाइए। जैसा आपने बताया कि मतलब जब गाइडेंस नहीं थी, तो मेरे अंदर एक बात का ईगो था कि यार मैं तो प्री क्वालिफाई करके आया हूँ, लेकिन जब आपको वो सच्चाई से सामना हुआ तो लगा यार ये चीज तो बिल्कुल बिना गाइडेंस के नहीं हो सकती थी। कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कॉलेज तक आप नंबर लेने के लिए पढ़ाई करते हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बहुत डिफरेंट है, और किसी भी कंपटीशन की पढ़ाई बहुत डिफरेंट है। जी जी। चाहे आप साइंस को देखें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज को देखें। भाई आईआईटी की तैयारी करते हैं, उसमें भी आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। स्कूल्स में उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा। जी जी जी। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सच्चाई है कि अपना एजुकेशनल जो सिस्टम है वो एकदम चरमराया हुआ है। वहां से कोई स्किल बच्चा नहीं सीख रहा है आज की डेट में। अगर वो चीज सुधर जाए तो कोचिंग सेंटर की जरूरत ही ना पड़े। सर से बात करके लग रहा है कि प्रॉपर गाइडेंस और अनुशासन के अभाव में कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो सकते हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते है ना। तो जब तैयारी होती है तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है कि आपको नंबर कैसे चाहिए। तो जी जी, ये हिसाब जो है जर्नी रही हमारी। और सर हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल आपसे अलग रहा। हमारे घर में बिल्कुल भी पढ़ने का माहौल नहीं था जी। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया। मैथमेटिक्स सर मुझे बहुत आती थी। मैं अपनी मॉर्निंग की नींद को मैं अपने को मतलब बिल्कुल फ्रेश करता था मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लगाकर। जी। इवन मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा होता था तो परिवार के लोगों का मानना था कि आप पढ़ नहीं रहे हैं उस समय। हाँ, तो फिर वो मैथमेटिक्स में इवन मैंने जब उस समय हमारे समय एक ऑप्शनल जो है वो प्रीलिम्स में भी लेना पड़ता था आपको, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था। अच्छा। हाँ, तो अभी जो सीसेट के हमारे लर्नर्स हैं एक बहुत बड़ी समस्या रहती है सीसेट की। हाँ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सीसेट बहुत बड़ी बाधा नहीं है। अगर आप कुछ ऐसे विषय हैं रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, उसके कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसे फार्मूले हैं, अगर आप जिनकी एक सामान्य समझ है तो सीसेट निकल जाता है। सीसेट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अच्छा, ठीक है सर। इसी पे हम आने वाले थे कि जो हमारा अगला प्रश्न है कि मतलब बच्चों को लेकर के काफ़ी बड़ी समस्या रहती है, और लगभग जितने भी अभी तक एस्पिरेंट्स जिनसे मैं मिला हूँ, और चूंकि मैं उस जर्नी में खुद भी था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आज के टाइम की सिचुएशन है जो चल रही है, उसको लेकर के एक सबसे बड़ा समस्या का जो प्रश्न रहता है बच्चों के बीच में, वो ये रहता है कि तैयारी को कैसे करें। जैसे अभी आपने बताया कि गाइडेंस को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन एक समस्या ये भी है कि आज के टाइम पर गाइडेंस ही इतनी अवेलेबल है कि हम उन्हीं में उलझ जाते हैं कि क्या ये सही है या ये सही है। तो इस पर एक जैसे रहता है कि जैसे मान लीजिए 26 का अभी अटेम्प्ट किसी एस्पिरेंट को देना है, क्या लगता है सर, क्या तैयारी का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए? अगर मैं मान के चलूं तो हमारे अभी 5.5 महीने के आसपास हमारे पास समय है। 26 को अगर मुझे टारगेट करना है, कैसी तैयारी को स्ट्रक्चर करना चाहिए, किस तरीके से हमें समय को ध्यान रखना चाहिए, इस पर कुछ गाइडेंस क्या रहेगी आपकी? एक तो इसका जवाब तो मैं आपको दूंगा, लेकिन जो आपने कही कि गाइडेंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मैं इसको इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। राइट सर, बिल्कुल। मार्केट में इतने फ्रॉड आ गए हैं हमारी ही इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में, कि बच्चा एडवर्टाइज देख के
जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऊपर अभी फाइन लगा है कि साहब वो गलत रैंकर्स को क्लेम कर रहे थे। हाँ, तो अब उसमें बच्चे के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि वो सोचता है कि कहाँ जाए और उसका भरोसा उड़ जाता है एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट्स के ऊपर से कि साहब ये तो सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, मार्केट बनाने के लिए बैठे हैं। उसमें जो एक्चुअली अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने उस तरीके का पीआर अपना मीडिया में नहीं किया, इंस्टाग्राम पे नहीं किया कि आंखों से बिजलियां निकल रही हैं, खड़े होके जो है आप बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो नहीं किया तो अब वो अच्छे टीचर तो पीछे चले गए। और आप देखिए कि जो अच्छे वीडियोस हैं जो जिसमें एक्चुअली कोई पढ़ा रहा है उस पे व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज आ रहे हैं कि मोटिवेशनल वीडियो, बिल्कुल, है ना, कि साहब नींद में भी जो है सपना आना चाहिए कि आप ऑफिसर बन गए हैं और तलवार निकाली और आप जंग में जीत गए, वो वाले वीडियो साहब जो है बड़े चल रहे हैं। और एक पैटर्न सा चल पड़ा है कि क्लास में अधिकतर मोटिवेशन और कम से कम टॉपिक पर चर्चा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये पैटर्न जो है वो यूपीएससी के एस्पिरेंट को बहुत प्रभावित कर रहा है, बहुत प्रभावित कर रहा है, उनके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा है। जी सर। तो अब जो आपने सवाल पूछा कि साहब 5 महीने बचे हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 5 महीने अच्छा खासा टाइम होता है तैयारी करने के लिए। सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा सोर्सेज बच्चों को नहीं पढ़ने चाहिए जी। पहले अपने सोर्स लिमिट करें। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड जैसी वैसे तो कोई चीज होती नहीं है, हम ही लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, है ना। ये कहने की बात है कि यार स्टैंडर्ड, क्योंकि लोग कहते हैं साहब पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो पॉलिटी नहीं होगा। अरे भैया लक्ष्मीकांत जी ने जब तक किताब नहीं लिखी थी तो क्या पॉलिटी नहीं थी? सिलेक्शन नहीं हो रहे थे तब, क्या सिलेक्शन नहीं हो रहे थे? यूपीएससी ने क्या कभी कहा कि फलानी किताब पढ़नी है? हाँ, हम देखते हैं अक्सर कि कोई किसी किताब से तो आ नहीं रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, जो ऑथर्स हैं जिनका यूज गवर्नमेंट करती आई है, मसलन जैसे हिस्ट्री हो गई तो बिपिन चंद्रा हो गए, सतीश चंद्रा हो गए, अरुण शर्मा हो गए, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़िए, जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज हैं आप वो पढ़िए। उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरओआई नहीं होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। बच्चों का ध्यान पढ़ने पे ज्यादा होता है, यहाँ पे बच्चों का ध्यान प्रैक्टिस पे होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इस समय आपके पास टाइम है कि आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और मेंस की भी आंसर राइटिंग करें, भले ही आधे घंटे करें। आप टारगेट बनाइए कि आधे घंटे में आपको 3 आंसर लिखने हैं, तभी आप आंसर राइटिंग सीख पाएंगे, वरना आप आंसर राइटिंग नहीं सीख पाएंगे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें फिर हम आंसर्स लिखेंगे फिर मेंस होगा, तो नहीं होगा, इतना समय है ही नहीं। तो इस टाइम प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप टाइम डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 पार्ट्स में दिन को डिवाइड करिए, जिसमें आप एक में जीएस पढ़ लें, एक में करंट अफेयर्स पढ़ लें, और थोड़ा सा टाइम आप अपना रखिए ऑप्शनल के रिवीजन के लिए, है ना। तो 3 हिस्सों में अगर आप दिन को डिवाइड कर लेते हैं 3-3 घंटे के स्लॉट में, तो 24 घंटे में से अगर 9 घंटे आपके निकल जाते हैं पढ़ाई में, तो भी भाई बहुत टाइम बचता है ना। मतलब खाने पीने, घूमने, चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए बहुत टाइम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम बैठ के अपनी नसी काट लें पढ़ने के लिए, तो वैसे पागल बन के नहीं पढ़ाई करनी है, जैसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इंसान है, इंसान बन के ही आपको एग्जाम देना है। यूपीएससी की तैयारी आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपका जीवन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ इज बियॉन्ड दैट, है ना। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है कि थोड़ा सा टाइम सिंसियरली पढ़ाई करें। काफी लोग क्या करते हैं कि 3 घंटे के लिए किताब खोल के बैठे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है कि उनसे मिलना होगा, उनसे बातें होंगी। तो अगर ये सब चीजें दिमाग में चल रही है मेरे भाई, तो फिर वो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पढ़ाई के लिए घंटा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपना सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है और आपके पास टाइम क्या है। एंड सिलेबस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बिल्कुल। अगर आप 4 घंटे पढ़ करके वो आउटपुट निकाल दे रहे हैं तो आप 4 घंटे पढ़िए। हाँ, 8 घंटे पढ़ के अगर आप वो आउटपुट निकाल रहे हैं तो 8 घंटे पढ़िए। हाँ। इसलिए घंटे से घंटा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये चीज सारा खेल इस बात का है कि आप ये देख पा रहे हैं कि अपना सिलेबस अपने टारगेटेड टाइम पर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके लिए आपको अगर 24 घंटे देने हो तो 24 घंटे दीजिए, और अगर 2 घंटे देने हो तो 2 घंटे दीजिए। सारा सर ये बहुत ही मतलब मैं कई बार मैं खुद भी फेस करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। एस्पिरेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब देते समय हमें सोचना पड़ जाता है कि अब हम इसको किस तरीके से जवाब करें। जैसे मेंटरिंग के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। अभी एक मसलन एक बच्चा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर मैं कैसे पढ़ूं। उसका प्रश्न ही यही था कि मैं कैसे पढ़ूं। तो एक तो मेंटरिंग के टाइम पर ये प्रश्न आता है कि कैसे पढ़ूं। अब हम इस बात का जवाब कैसे दे सकते हैं कि आप कैसे पढ़ें?
भाई ये आपका एक शेड्यूल होगा, जैसा सर ने बताया कि अगर आपको ये लगता है कि आप ये 4 घंटे में कवर कर सकते हैं तो ये ठीक है आपके लिए आइडल टाइम 4 ही घंटे का हुआ। अगर आपको लगता है 8 घंटे में ये चीज समझने वाली है तो आप 8 घंटे पढ़ें। लेकिन मेंटरिंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो प्रश्न है मेरा, ये फिर से उसी प्रश्न से जुड़ेगा कि जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस गाइडेंस फैलाई जा रही है, जिसमें बच्चे की तो ये स्टेज है ही नहीं कि किस गाइडेंस को वो सही माने किसको गलत माने, क्योंकि वो तो खुद ही ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक्चुअली ऐसे समय में हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि एक एस्पिरेंट को कैसे ये पता चले कि जो चीज सर बता रहे हैं या जो चीज जेन्युइन है उसको कैसे पता लगाया जाए कि ये चीज ठीक है मेरे लिए। भाई देखिए, पहली चीज तो ये कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये हर सक्सेसफुल आदमी ने आपसे कहा होगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बच्चे आते हैं कि सर कोई शॉर्टेस्ट तरीका बता दीजिए, कैसे जल्दी कम से कम में कैसे हो जाए। पहली बात तो अगर आपके दिमाग में ये है कि कम से कम में कैसे हो जाए, शॉर्टकट बता दीजिए, तो भाई साहब आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके पास गया नहीं था बंदूक लेके कि भाई गोली मार दूंगा, नहीं तैयारी करो। आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, ये आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि हमको तैयारी करनी है, हमको रैंक लानी है। आप एक रेस में भाग रहे हैं और उस रेस में सब भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता तो सभी वो शॉर्टकट लेके पहुंच जाते। बाकी लोग पागल हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो पहले तो तैयारी से पहले ये माइंडसेट हटा दिया जाए कि साहब हमको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई जड़ी बूटी जो है कोई टीचर दे देगा। अगर कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें जड़ी बूटी दे देंगे और जल्द से जल्द तुम्हारा शॉर्टकट के तहत सिलेक्शन हो जाएगा, वो झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। 100 की सीधी बात है। अब आपने कहा पढ़ाई कैसे करनी है, तो पढ़ाई ऐसे करनी है कि आपका जो कंपस है, जो गाइड है, वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सिलेबस उठाइए, वो जो टॉपिक है, जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, वहां से पढ़ लीजिए। आपको ऑनलाइन कोई एक सोर्स अच्छा अगर लगता है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। आप वो पढ़िए और जो भी आपका टॉपिक हो जाए, लेट्स से प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ लिया, तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने के बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको निकालिए और देखिए कि ये चीज पढ़ने से क्या मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब या तो आपने सही से पढ़ा नहीं है या जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं वो गलत है। तो एम हमारा ये है कि जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। रिसर्च नहीं करनी है हमको कि इतनी सारी सर किताबें पढ़ ली, हमको इतनी डेप्थ में आता है। कोई नहीं मांग रहा है आपसे डेप्थ। आप एक सोर्स पढ़िए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट? आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, दैट्स इट। ठीक है। और जितने टॉपिक्स होते जाएं सिलेबस में टिक मारते रहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि हम इतना रास्ता चल चुके हैं। बच्चे क्या करते हैं, अंधेरे में पढ़ते रहते हैं। आज ज्योग्राफी उठाया, कल हिस्ट्री उठाया, परसों इकोनॉमिक्स उठाया। 1 महीने के बाद उनको लगता है कि यार पढ़ तो बहुत रहे थे, लेकिन पढ़ा क्या सर ये याद नहीं। ये नहीं, क्यों? क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो आप घूम फिर के फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि फिर से पॉलिटी उठाएंगे, फिर सिटीजनशिप चैप्टर से जो है उठाएंगे। भाई आगे बढ़िए। तो जब तक आप सिलेबस पे टिक नहीं लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आपको वो इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छा सर, इसका मैंने एक तरीका इस तरह से कुछ देखा है कि आप लिमिटेड सोर्स रखने के साथ साथ बुक पढ़ना भी एक आर्ट होती है। बिल्कुल। यूपीएससी का टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ना एक आर्ट होती है। आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ा हुआ लिखना आना चाहिए। पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया में याद करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी भी जो नोट्स हैं वो आयात किए हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, क्योंकि उस आयात किए हुए नोट्स में स्टोरी गायब होगी। बिल्कुल। और वो कंटेंट कभी भी आप लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा इस पर सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना ही कहना है, आप लिमिटेड सोर्सेज रखिए और उन लिमिटेड सोर्सेज को, जो बुक्स हैं आपके पास, जो टेक्स्ट बुक हैं, उनको पढ़ना सीखिए। कभी आप हमारे यहाँ आ जाइए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको किसी एक चैप्टर को लेके आपको पढ़ना बताएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल। ये प्रक्रिया इतनी शानदार प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया में आपको याद रखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, आप कभी इंसान कोई मूवी देखता है तो उसके कैरेक्टर्स को बैठ के रटता है क्या? और वो 3 घंटे की मूवी को कभी भी देखी होगी उसने, वापस फिर से सुना देगा, डायलॉग सुना देगा। उसकी वजह क्या है कि उसने स्टोरी से कनेक्ट किया है। स्टोरी से कनेक्ट किया है, पात्र देखे और इमेजिन कर रहा है अपने आप को। तो मैं तो सर हिस्ट्री का टीचर हूं, मैं तो ये देखता हूं ना कि अगर आप स्टोरी से कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, तो फिर आपके लिए याद रखने की जरूरत नहीं। और यूपीएससी कभी याद रख करके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं।
यूपीएससी की यात्रा में आपको अगर वो पिक क्लियर है, वो फिल्म देखी हुई है, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आपको किसी ने फिल्म दिखा दी है, तो आप कैसे भूल पाएंगे वो 3 घंटे की हो या 30 घंटे की। सही बात है, सारा खेल इस बात का है। बिल्कुल। एक प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है सर हिस्ट्री को लेकर के बच्चों का, बहुत ही कॉमन प्रश्न, आपने भी इसको बहुत ज्यादा फेस किया होगा। बच्चे कहते हैं तिथि, तारीखें, युद्ध, स्थान, इसको याद रखने में बड़ी समस्या होती है कि सर हम याद नहीं कर पाते। हम, आप जैसा कि आपने कहा कि अगर हम किसी चलचित्र या किसी भी माध्यम से उस चीज को आभास कर लेते हैं, जी लेते हैं, तो वो चीज हमारे जहन में बैठ जाती है, फिर हमें वो भूलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी कंटेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं या किसी, जैसे चाहे हम एंशंट इंडिया की बात करें या एंशंट हिस्ट्री की बात करें, तो बहुत सारे तथ्य इतने ज्यादा होते हैं कि उनको रिकॉल करना या एक तरीके से अपनी स्मृति में बिठाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन भी था एक बच्चों का कि इसके लिए सर से क्या राय रहेगी कि हिस्ट्री के उन तथ्यों को कैसे याद रखा जा सके, उसके लिए कुछ बताइए सर। तो सबसे पहला तो विषय ये है कि तिथि और तारीख रखने की आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। विषय ये है कि जैसे मेरा 18 नंबर का भी अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, मुझे याद है। मेरे जितने भी अपने शुभचिंतक हैं उनकी हमें डेट ऑफ बर्थ याद है। ये क्यों याद है? क्योंकि हम उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। अगर हम कहीं से भी कनेक्ट होते हैं तो हमें घटनाएं याद रह जाती हैं। ये सवाल फिजूल है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तिथि को रखना ही नहीं है। कब यूपीएससी किस तिथि की बात कर रहा है? और मोटा मोटा हमें क्या करता है, किसी भी घटना के बारे में मैं बता दूं कि इतिहास में अगर कोई बड़ी घटना है तो उसकी छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई छोटी घटना है तो उसकी सिर्फ बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस चयन की प्रक्रिया में जब हम गुजरते हैं तो मैं अपने जो एस्पिरेंट हैं उनको समझाते हैं कि आपको याद रखना ही नहीं, ये सवाल नहीं है। ये सवाल उन लोगों का सवाल है जिनके पास बेस्ट गाइडेंस नहीं है। सही बात। अच्छी गाइडेंस ये सवाल को खत्म कर देगा। जी सर, एक जो हमारा अगला प्रश्न है, मे बी साउंड सो कॉन्फिडेंशियल, और कई बार ऐसा बहुत सारे लोग करने से हिचकिचाते भी हैं। एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, बच्चे आजकल इतना ज्यादा, जब से कोविड के बाद से हमने देखा कि जब से चीजें डिजिटल शुरू हुई उसके बाद से हम एक लहर सी देख रहे हैं कि सब डिजिटल ही चाहते हैं। लेकिन अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रश्न ये रहता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करें या सेल्फ स्टडी। इसके बीच में जो डायलेमा की स्थिति होती है बच्चे की, कि बच्चा सोचता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएं, फीस जमा करें, पढ़ें पूरा, उससे अच्छा है कि अगर मैं घर से तैयारी करूं। तो इसके बीच में जो प्रश्न है, मतलब मान लीजिए ये मेरा ही प्रश्न है कि जैसे वैसे तो मेरा भी है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ठीक है या सेल्फ स्टडी? देखिए, पहली बात तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी, ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि चाहे बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, चाहे घर पे बैठ के पढ़ाई करे, चाहे होनोलुलु में बैठ के पढ़ाई करे, पढ़ना तो बच्चे को ही है। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा ही तो पढ़ रहा है ना, तो सेल्फ स्टडी तो वो भी कर रहा है, बिना पढ़े तो नहीं होगा। तो हर केस में सेल्फ स्टडी तो करनी है, राइट? अगर किताबें सारी बातें बता रही होती, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही होती तो टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, टीचर अगर स्कूल और कॉलेज में अच्छा पढ़ा रहे होते तो कोचिंग के टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। हर कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, भाई सचिन से ज्यादा तो बैटिंग किसी को नहीं आती थी, कोच थे उनके। रॉजर फेडरर से ज्यादा टेनिस तो किसी को नहीं आता था, कोच थे उनके। मोहम्मद अली, माइक टाइसन से ज्यादा तो बॉक्सिंग किसी को नहीं आती थी, होलीफील्ड से ज्यादा नहीं आती थी, कोच थे उनके। तो कोच क्या करता है? कोच आपको एक एज प्रोवाइड करता है दूसरों के ऊपर। वो आपकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करता है, उसका सॉल्यूशन बताता है और उससे आप आगे जाते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम ये देखते हैं कि साहब आपको सब्जेक्ट नहीं आता, हम स्क्रैच से सब्जेक्ट क्या है, उसका आंसर कैसा लिखना चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, आंसर की फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, वो हम सिखाते हैं। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट ये सारी चीजें सिखा रहा है तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी रिलेटिवली। समुंदर है यूपीएससी की जर्नी, आपको जाना है एक आइलैंड पे। अब आप तैर के भी वहां तक पहुंच सकते हैं, आप शिप लेके भी पहुंच सकते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप शिप लेके पहुंच जाएंगे। क्या आपको पता है कि उसमें एक कैप्टन है जिसको रास्ता पता है, वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। तैर के भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर का होना जरूरी है तभी आपकी रैंक आएगी।
कोचिंग के बिना भी आ सकती है, लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपके उस टाइम पीरियड को एक तो शॉर्ट कर देगा आपको, और ये बहुत लंबी जर्नी है। कभी मोटिवेशन डाउन होता है, कभी बहुत सारे गलत सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, और दुनिया क्रिटिसाइज करती है, दुनिया बहुत खराब चीज है। ऐसे केस में जो आपके साथ तैयारी करने वाले लोग होते हैं, या जो आपके फैकल्टी होते हैं, मेंटर्स होते हैं, जो उस चीज से गुजर चुके हैं, उनको पता होता है कि आपको इन सारी चीजों से शेल्टर कैसे करना है, नेगेटिव थॉट से कैसे बचाना है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट अच्छी चीज है, इसको बहुत जो है नेगेटिव उसमें इमेज में दिखाया जा रहा है, और खासतौर पे वो लोग नेगेटिव इमेज में दिखा रहे हैं जो खुद इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे। जी। आते हैं, बैठते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े थे, फिर पर्सनल चले गए, और कैजुअली बातों में जो है वो ये बोल देते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है आपके पैसे से। अरे यार सपना दिखाते हैं, तो सपना दिखाना खराब बात है। आज की डेट में अगर कोई 8 साल का बच्चा है, वो कहता है मुझे विराट कोहली बनना है, और मैं उसको कहूँ कि यार 11 ही तो प्लेयर होते हैं टीम इंडिया में, क्यों क्रिकेट खेल रहे हो, हटाओ छोड़ो, उस सपने को वहीं दबा दे, तो आपने सपना दबा दिया। तो आप कहेंगे यार ये क्रिकेट एकेडमी में जा रहे हैं, जितने बच्चे क्रिकेट एकेडमी में जा रहे हैं, जो इनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है वो आदमी फ्रॉड है, इनसे जो फीस ले रहा है, इनको सपना दिखा रहे हैं, ये तो इंडियन टीम में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, जा भी तो सकते हैं। तो वहां पे ये आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उस सपने को साकार कैसे देखते हैं। और मेरे भाई सपना देखने में देखो टैक्स नहीं लगता, मुफ्त का होता है सपना देखना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सपना देखना है किसी भी इंसान को, तो भाई सपना बड़ा देखो। आप सपना बड़ा देखेंगे तब आप वहां जाके पहुंचेंगे, वरना आधे लोग तो सर ऐसा हो गया है कि अगर मैं अरे ये क्या करोगे यार की पटवारी की तैयारी कर दो तुम, तो ये कर दो। कोई भी कंपटीशन इंडिया में आसान नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी सारी है जी। चपरासी का प्योन का एग्जाम होता है, उसमें भी 20 लाख लोग बैठते हैं, 20-25 लाख, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर 10th पास की उसकी क्वालिफिकेशन है, उसमें इंजीनियर्स और पीएचडी लोग बैठ रहे हैं, मास्टर्स बैठ रहे हैं। वो तो हम देखते हैं राज्य के स्तरीय परीक्षाओं में हमने देखा। तो कंपटीशन तो सारे डिफिकल्ट हैं, तो जब आपको डिफिकल्टी फेस करनी है तो बड़े कंपटीशन की करिए भाई, वो ज्यादा आसान है। यूपीएससी क्वालिफाई करना किसी भी स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने से, पटवारी एसआई उससे ज्यादा आसान जी, क्योंकि लॉजिकल चीजें पूछता है, समझदार वाली चीजें पूछता है, रटने वाली चीजें नहीं पूछता है। आप कितना रटेंगे, लेकिन ये छोटी सी बात लोगों को नहीं समझ में आती है। लेकिन बैठ के ये कहना कि कोचिंग सेंटर बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, ये कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ो, इस चक्कर में ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि सर अगर मुझे गाइडेंस पहले मिल जाती, सही गाइडेंस मिल जाती, तो यही रैंक मेरी पहले आ जाती। प्रिया थी हमारी मेंटर, 219th रैंक आई, IAS है जी। उन्होंने यही कहा कि सर 2 साल से मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, DU की टॉपर थी, वहां पे मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही थी। अब मुझे ये पता चला, गाइडेंस जब मिली, आकाश सर से बात हो रही थी कि आपने बताया, तब मेरी चीजें स्ट्रीमलाइन हुई और मेरी रैंक आ गई। यही चीज अगर मुझे 2 साल पहले पता चल जाती तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक आ जाती। बिल्कुल। तो इन फ्रॉड किस्म के लोगों की वजह से बच्चे अपनी तैयारी से डिविएट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाने वाले कम लोग हैं जी, और चला रहे हैं वो पंचवर्षीय योजना बनी हुई बच्चों की। सर जैसे कि आपने कहा कि इसमें थोड़ा सा मेरा भी कहना है कुछ जी। मेरा मानना है कि आपको कोचिंग बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है IAS IPS में सेलेक्ट होने के लिए, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, गौर से देखिए कि जो सेलेक्ट लोग हो रहे हैं वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जी, माधोपुर। आप कभी गूगल कर लीजिए, वहां कभी भी कोई भी किसी कोचिंग में नहीं गया, लेकिन वो IAS IPS की फैक्ट्री गांव बोला जाता है जी। वो इसलिए बोला जाता है कि वो जो उनके बड़े हैं वो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं जी। उनके मेंस के आंसर को चेक करते हैं। सही बात। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ है, ऐसी मेंटरशिप आपके साथ है, तो कोचिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर ये संसाधन, ये व्यवस्था, ये गाइडेंस आपके पास मौजूद नहीं है, तो सर कोचिंग शुरुआती दिनों में UPSC के एस्पिरेंट की बड़ी मदद करती है, उसको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे वो कम समय में सेलेक्ट हो सकता है। और फिर सिर्फ पढ़ाने वाली बात नहीं है, कोचिंग जो है मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है, आपके आंसर्स को चेक करता है एक इंसान, आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बना रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज बना रहा है, करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, स्टडी रूम आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो टॉपर्स कह रहे हैं साहब हमने तो कोचिंग नहीं ली, हमने तो कोचिंग से कुछ नहीं किया, वो टेस्ट सीरीज कहाँ से लगा रहे थे? खुद से बना रहे थे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे थे?
वो भी तो कोचिंग सेंटर ही प्रोवाइड कर रहा था ना। तो किसी एक इंडस्ट्री को लेके आप डिमोनाइज कर दें जस्ट बिकॉज के उस इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने करप्शन फैला दिया है या फटाफट बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में ऑनलाइन लाके जो है चीजें खराब कर दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टीचर्स खराब हैं। हमारे ही पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऑफिसर्स। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी यार, चाहे आप कोचिंग में करें चाहे आप अलग से करें। सर एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है यूपीएससी, इसमें 3 स्टेजेस हैं आपके, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एक एस्पिरेंट की एनर्जी है उसको किस तरीके से, क्योंकि कई बार इसमें प्रश्न बच्चा खुद ही संशय में रहता है कि किस तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए कि मुझे किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। और कई बार आपने अक्सर प्रश्न देखे कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, जैसे आपने बताया मेरा प्रीलिम्स हो गया, मैं मेंस में बिल्कुल उसमें था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई बार कहते हैं कि सर पहले प्रीलिम्स तो हो जाएगा मेरा और मुझे मेंस के बारे में सोचना है। फिर हमें देखने को मिलता है प्रीलिम्स नहीं निकलता उनको, तो ये आभास होता है कि ये प्रीलिम्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। हालांकि वो चयन प्रक्रिया का पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी एक पड़ाव है जिसको पहले हमें पास करना पड़ता है। एनर्जी को लेकर के हम किस तरीके से चैनलाइज करें कि इन तीनों प्रक्रिया में हम संतुलन में रहें, एक बैलेंस हमारा रहे, जिसमें हमें ये ना लगे कि भाई इसमें ज्यादा वो देखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि ये तीनों प्रोसेस आपके चयन प्रक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इस पर लेकर के सर आप दोनों लोगों की राय चाहिए कि मतलब क्या लगता है कि अपनी एनर्जी को किस तरीके से हम चैनलाइज करें कि इन तीनों प्रोसेस में हमें बैलेंस बना रहे हमारा। सर पहली बात तो ये कि बच्चों को लगता है कि जर्नी बहुत लंबी है, बीच बीच में डिमोटिवेट भी होते हैं। जब भी किसी को ऐसा लगे कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आप इस प्रोसेस में घुसे क्यों थे, आप इसको क्लियर क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो बाहरी मोटिवेशन है, वो कुछ टाइम तक साथ रहता है कि ये गाड़ी होगी, ये बंगला होगा, फलाना ढिमकाना, समाज में ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो इंट्रिंसिक चीज होती है, बहुत सारे बच्चे इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। बहुत सारी लड़कियां इसलिए एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि उनके आसपास की परिस्थिति या उनके परिवार की परिस्थिति कितनी एडवर्स थी उनके लिए, और वो चाहती हैं कि अब हम अपने लिए और दूसरों के लिए कंडीशन चेंज कर सकें। तो जब भी ये मोटिवेशन आए तो आप याद रखिए कि आप इस प्रोसेस में घुसे ही क्यों थे, आपने शुरुआत क्यों करी थी। वो मोटिवेशन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदरूनी जो मोटिवेशन है, वो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई अगर रैंक चाहिए तो आपको तीनों ही प्रोसेसेस में, तीनों जो पार्ट हैं उसमें आपको अच्छा करना है। तो जब भी तैयारी होती है वो इंटीग्रेटेड ही होती है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ होती है जी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हम प्रीलिम्स की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम मेंस की पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स की हिस्ट्री अलग, मेंस की हिस्ट्री अलग, है ना। वो एक ही टॉपिक में दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है इसमें किस टाइप का सवाल बन सकता है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। और जब आप उसी टॉपिक में मेंस का आंसर देखते हैं तो वो अप्लाइड हो जाता है ना, कि वहां पे कैसा सवाल बनेगा जिसका आंसर मैं किस तरीके से लिख सकूं। और जब आपके पास इतना कंटेंट आता है, जब हम पढ़ते हैं तो इनिशियली नई चीजें पता चलती हैं, क्योंकि अभी तक आप नंबर के लिए पढ़ रहे थे। अब आप जब कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं तो आप एक्चुअल नॉलेज गेन करते हैं। हर दिन जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि अरे ऐसा था, अरे ये चीज, आपके लिए दुनिया ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल। वो एक मोटिवेशन रहता है। तो पहले से प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आप हफ्ते की प्लानिंग करिए, आप महीने की प्लानिंग करिए, आप 6 महीने की प्लानिंग करिए, और हर बार एनालाइज करिए कि साहब मैंने ये प्लानिंग करी थी, क्या मैं यहाँ तक पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब या तो मैं बहुत महत्वाकांक्षी मेरा प्लान है, बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया, उसको थोड़ा कम करूं। यानी वो सेल्फ चेक की प्रक्रिया, सेल्फ चेक की प्रक्रिया हमेशा होनी चाहिए। वो अगर रहेगा तो फिर जर्नी बढ़िया रहेगी। आप पीछे मुड़ने का टाइम नहीं रहेगा ना आपके पास, शक शुबा आने का टाइम नहीं रहेगा। आप बिजी हैं, आप 4 लोगों को देखें, बातें करें, अपना भी टाइम वेस्ट करें, सामने वाले का भी वेस्ट करें, तुम क्या कर रहे हो, तो वो फोमो हो जाता है। इस वजह से बच्चे पर भटक जाते हैं एग्जैक्टली उस चक्कर में। अच्छा सर, इस पर हमारी अभी राय जी की गई। तो जब ये सवाल मुझसे पूछा जाता है अक्सर, तो मैं ये कहता हूँ कि आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपने सवाल क्या पूछा, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। सर दरअसल एक बार मैं इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ। हाँ। ये प्रोसेस जो है कई बार बच्चों मैं ये समझ गया कि बच्चों में ऊर्जा का जो है वो उनकी रुक जाती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, वो परेशान होते हैं।
बट इसका मतलब क्या है? मतलब सर ये बच्चों का कई बार ये कहना रहता है कि वो इन 3 स्टेजेस को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों का फोकस प्रीलिम्स को लेकर के ज्यादा होता है, कुछ कहते हैं मेरा प्रीलिम्स तो ठीक ठाक निकल जाएगा लेकिन मेंस हमें देखना है, जबकि उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। इसका तो उत्तर सर ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि कभी भी हम प्रीलिम्स या मेंस के लिए अलग अलग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, वो इंटीग्रेटेड ही होगा, इंटीग्रेटेड है ना। आप यूपीएससी को अगर प्री के दृष्टिकोण से अलग देख रहे हैं, मेंस के दृष्टिकोण से अलग देख रहे हैं, तो ये तैयारी कभी नहीं हो सकती आपकी। सवाल ये है कि उनमें मोटिवेशन का अभाव हो जाता है। आप कभी देखिए मोहब्बत करने वाले किसी व्यक्ति को कब उसमें उसको जगाना पड़ता है कि यार मोटिवेशन लाओ, तुम्हें मोहब्बत करनी है, तुम्हें मोहब्बत करनी है। ये सारा खेल तो मोहब्बत का है। अगर यूपीएससी से मोहब्बत है, ये सवाल भी सर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कभी मैं एक पार्क में टहलने जाता था, तो वहां सर मैंने एक अजीब घटना देखी। वो पार्क 10 बजे के बाद सर क्या है, नायक और नायिकाओं के लिए खुल जाता था और लेट इवनिंग तो वो वही रहते थे। सर मैं इवनिंग में टहलने गया, जब मैं मॉर्निंग में नहीं जा पाया, तो मैंने सर एक अजीब घटना देखी। आप विश्वास करिएगा मेरी इस घटना को। सर मैंने एक नायक को नायिका की गोद में लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हुए देखा। वाह। तो मैंने सोचा सर मैंने सोचा कि यार ऐसे जुनूनी व्यक्ति तो यूपीएससी में इनको सिलेक्शन से कौन रोक सकता है कि इन विपरीत और विषम परिस्थितियों में कोई लक्ष्मीकांत लिए हुए हैं। सही बात है। ये चीज तो बिल्कुल नहीं निकल के आई है। तो सर ये सवाल दरअसल ये सवाल है ही नहीं कि मोटिवेशन नहीं रहा। इसका मतलब आधे अधूरे मन से आप तैयारी कर रहे हैं, छोड़िए तैयारी, कुछ और काम करिए। सही बात। वो सर कहीं और अपना समय दीजिए भाई। कि आप इसमें क्या सोच कर आए थे कि कोई मोटिवेशन नहीं। सर यही मोटिवेशन है, कोई मोटिवेशन नहीं। आयात किया हुआ मोटिवेशन कितनी देर तक रखोगे बच्चे? बिल्कुल, सब घंटे 2 घंटे में निकल जाएगा। तो कभी आयात किया हुआ मोटिवेशन नहीं। वो मोटिवेशन वो आग अंदर से पैदा होनी चाहिए। अगर अंदर से आग पैदा है तभी यूपीएससी की यात्रा पे कदम बढ़ाइएगा, वरना जरूरत नहीं। ये चीज थोड़ा सा लगी कि मतलब सिलेक्शन कैसे रोका जा सकता है। एग्जैक्टली सर, आंसर राइटिंग को लेकर के थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बेसिकली आप दोनों लोग अपनी अपनी सब्जेक्ट में जो एक्सपर्टीज़ है आपके पास, उसको लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे शुरू करूँगा सर कि इतिहास में जब हम उत्तर लेखन की मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे पास जो मेंटरशिप के लिए कॉपीज आती हैं उसमें भी हम देखते हैं कि एक जर्नल प्रक्रिया जो है कि हमने परिचय दिया, फिर मुख्य भाग लिखा और उसके बाद हमने निष्कर्ष लिख दिया। फिर इसमें इस बात को लेकर के डिबेट है कि क्या हम पैराग्राफ लिखें या हमें बुलेट पॉइंट्स बना करके अपने उत्तरों की संरचना को रखना होता है। संरचना को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में, और उनका हमेशा ये प्रश्न रहता है कि सर हम इस बार बहुत सुधार करके अपने उत्तर को लिखे थे, लेकिन इस बार भी हमको बताया गया कि इसमें ये चीज गलती है। तो कई बार डिमोटिवेशन इस बात को लेकर के भी आता है कि यार ये प्रोसेस खत्म कब होगा, कब हमको लगेगा कि हमने यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दी। एक एक करके आपसे जवाब चाहूंगा सर। पहले आपसे हमें प्रश्न की प्रगति को समझना पड़ेगा। हमें कब पैराग्राफ लिखना है, कब बुलेट पॉइंट लिखने हैं, और वैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर तो दोनों में लिखा जाना चाहिए। अब सवाल है कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। अब प्रश्न में अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात आ रही है, विश्लेषण की बात आ रही है, विश्लेषणात्मक व्याख्या की बात आ रही है, तब तो आप समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे। बिल्कुल, उसमें आप पैराग्राफ भी लिखेंगे, उसमें बुलेट पॉइंट्स भी लिखेंगे। अब अगर आपसे मान लीजिए सिर्फ विशेषताएं पूछती जा रही हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे और अंडरलाइन भी करिए। जहां आपको लगता है कि एग्जामिनर का विशेष ध्यान दिलाए जाने की आवश्यकता है वहां आप अंडरलाइन करिए। तो सारा खेल इस बात का है कि ऐसे सवाल पूछने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो एक सवाल पूछेंगे, उनको उत्तर मिल जाएगा, वो दूसरे सवाल में फंस जाएंगे, तीसरे सवाल में फंस जाएंगे, जब तक कि आपको ये समझ नहीं होगी कि आपको लिखना कैसे है। प्रश्न की डिमांड के अनुरूप उत्तर की पूर्ति देना, ये समझ पैदा करने के लिए अलग से सेशन होता है। कई जगहों पे सेशन होते हैं इसके। तो जब तक उस सेशन की प्रक्रिया का भाग नहीं लेंगे, आप सीधा मुंह उठाए और जाकर के आपने क्या किया, क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आंसर थोड़ी लिखे जाएंगे। सर मैं एक और चीज समझता हूँ कि आप आंसर तो सर ने जो है इस बात का दे दिया। कुछ सवाल बच्चे जो पूछते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जेन्युइन डाउट है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ज़रूरत जो एस्पिरेंट में होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो है कॉमन सेंस। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी भीड़ है जो अपने दिमाग को घर पे छोड़ के आती है और फिर क्लास में आके बैठ जाती है और उस तरीके के वाहियात से सवाल पूछती है। जी जी जी। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना यार। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है
कि किस सवाल को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, किस सवाल को पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में लिखना है, तो भाई आप सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? अव्वल तो होगा नहीं। सही बात है। नहीं सर, उत्तर लेखन में ये समस्या तो है ही। एक होता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस ही फुलफिल नहीं हो पाती है, वो प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं कि पूछा क्या जा रहा है और मैं लिख क्या रहा हूँ। वो इसलिए हो गया है क्योंकि मार्केट में ऐसे जो कोचिंग की फैक्ट्रीज हैं कुछ, जहाँ पे बहुत सारी आंसर राइटिंग चल रही है, बहुत फेमस, वहां पे कह दिया गया है कि ये इंट्रो लिखो, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वे फॉरवर्ड। और वो जो टेम्पलेट दे दिया गया है बच्चे को इस बात से मतलब ही नहीं है कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। सर, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि अधिकतर यूपीएससी की इन फैक्ट्रियों में जो उत्तर लेखन हो रहा है वो उत्तर लेखन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। वो यूपीएससी की डिमांड नहीं है जो उनको उत्तर लिखवाया जा रहा है? सर, यूपीएससी के एग्जामिनर्स जिनको मैं जानता हूँ वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो इस टाइम आंसर कॉपी देख के बता रहे हैं कि ये कौन सी फैक्ट्री का है। जी। उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ये उत्पादन किस फैक्ट्री से किया गया है, किस कहाँ का आंसर है, उनको ये देख के समझ में आ रहा है, वो टेम्पलेट देख के समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसी भीड़ में घुस के उनको लग रहा है ये तो बड़ा फर्ज है जी, ये तो करना, बाकी कुछ भी कर ले, एग्जाम मिनिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ले या ना ले, लेकिन वहां की बहुत जरूरी है क्योंकि सब वहां जाते हैं। और वहां पे क्या कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है 3-3, 4-4 बार, वो लोग एक मॉडल आंसर देखते हैं, आपकी कॉपी लिखते हैं, वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपने कहाँ गलती करी है। आपने 3 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट वो लाल कर देंगे क्योंकि उन्होंने कितनी आपने की कॉपी लाल करी है, इसके बेसिस पर उनको पैसा दिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो चेक होके आ गए, इतना सारा लाल, जितना आंसर हमने लिखा उतना ही भाई ने भी लिख दिया है साइड में, उसके बेसिस पे नंबर भी हमको अच्छे मिल गए। वहां कोचिंग में आपको मिल रहे हैं 110, 120। यूपीएससी का आंसर शीट आती है, आपके जब फाइनल नंबर दिखते हैं तो 65 और 70 दिखते हैं। आपको लगता है कि अरे यार ये 30-40 नंबर का जो गैप है ये कैसे हो गया। वहां पे तो बड़े अच्छे नंबर आए थे यार, उसको किसने बताया कि कैसे नंबर दिए जाते हैं। तो उस प्रोसेस में ये हो गया है कि बच्चे एक कीवर्ड उठा के पूरा आंसर उसी टेम्पलेट पे कीवर्ड पे लिख देते हैं, ये ना जानते हुए कि साहब पूछा क्या गया है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, साहब हमने पूछा आपसे कि आपको आम खाना पसंद है। ये एग्जांपल मैं बहुत जगह दे चुका हूँ, बहुत बार दे चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमने आपसे पूछा आपको आम खाना पसंद है। यूपीएससी का एस्पिरेंट क्या कर रहा है कि आम जो है ट्रॉपिकल फ्रूट है, मीठा होता है, कच्चे आम का अचार बन जाता है, पूरे इंडिया में मिलता है, इंडिया के बाहर भी आम मिलता है, दुनिया बड़े चाव से खाती है। कुछ लोग इसको काट के खाते हैं, कुछ चूस के खाते हैं। लोगों से इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है। ये सारी बातें जो है नहीं आ रहा है, घूम रहे हैं उसके पूरे आम के बारे में। आपने जितना लिखा सब सही लिखा, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था क्या उसका आंसर आया? मतलब जो प्रश्न की जो डिमांड है वो आपने फुलफिल की या नहीं की, तो एग्जामिनर तो 0 ही देगा ना। जी बिल्कुल देगा। तो वहां पे आपको अपना ज्ञान नहीं झाड़ना है, आपको ये नहीं बताना है कि आपको कितना आता है, आपको वो बताना है जो पूछा गया है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। वरना आपने ऐसे देखा होगा बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की गलियों में घूम रहे हैं, चाय पीते पीते बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि ओह ये नहीं किया तो तुम्हारा नहीं होगा। भाई साहब आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाते हैं, लेकिन आईएएस ना बन पाएंगे सर। आईएएस नहीं बन आईएएस नहीं बन पाएंगे। और ये बहुत हार्ड तरीके से हमने सीखा। भाई हमारी भी जर्नी बहुत लंबी रही है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हुआ तो आपका भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, हमारा भी नहीं हुआ क्योंकि हमसे गलती हुई और इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। कई बार कहते हैं, और कुछ लोग इस क्रिटिसाइज करते हैं कि वो लोग पढ़ा रहे हैं जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई खुद का सिलेक्शन हो जाएगा तो इंसान के पास इतना टाइम होगा कि पढ़ाए, पहली बात है। दूसरी बात ये कि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो किसी एक सब्जेक्ट के माहिर हैं, वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सारे तो पढ़ा नहीं रहे। सारे सब्जेक्ट में कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई अगर आदमी आके कहे कि ये बेस्ट मैं, ज्योग्राफी भी मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, एनवायरमेंट भी मैं पढ़ाता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी भी मैं पढ़ाता हूँ, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड आदमी है। बच के रहिए, ठीक है, वो इंसान झूठ बोल रहा है। आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। नहीं, वो तो सच है सर। तो अगर कोई 10-12 साल की तपस्या के साथ कोई एक सब्जेक्ट में माहिर है और वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ये मेरी जो जर्नी है ज्योग्राफी की वो आज की नहीं है, 15 साल की जर्नी है। 15 साल में जितनी नॉलेज मैंने अपने सब्जेक्ट की इकट्ठी करी, जितनी मैंने किताबें पढ़ी, उतना एक एस्पिरेंट नहीं पढ़ सकता। ठीक है, उसका निचोड़ है जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, जिससे बच्चों के नंबर आ रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है, इसलिए मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत है, लेकिन बहुत हार्ड तरीके से हमने जाना और अब हम हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो हमको पता है कि भाई आपके तरीके से एक बच्चा है, उसका स्टाइल अलग है, उसकी भी रैंक आएगी। दूसरा बच्चा है, उसका स्टाइल अलग है, उसकी भी रैंक आएगी। ये पैराग्राफ में लिखता है, इसको भी नंबर मिलेंगे, ये पॉइंट में लिखता है, इसको भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सवाल पूछा गया है उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं,
या नहीं लिख रहे हैं। सर इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे अन्य बड़ी संस्थाओं से जियोग्राफी ऑप्शनल के लर्नर आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ फी जमा करने के बावजूद भी छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, तो उनसे आपने क्या मतलब देखा, उनको क्या महसूस किया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? और वो शुरुआती दौर में वहाँ क्यों चले जा रहे हैं? देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल का मुझे लगता है कि कुछ अच्छे टीचर्स थे, जैसे माजिद हुसैन सर थे, मेरे गुरु वही हैं। लेकिन अभी मार्केट में एक दो नाम जो फेमस हैं, उनके पास वो एक तो वेबलिन वुड बन गया, ठीक है, लग्जरी आइटम बन गए, बहुत ज्यादा फीस है उनकी। बच्चे वहां जाते हैं तो इतना डिटेल में इतनी रिसर्च करवा दे रहे हैं बच्चों को कि एक तो बच्चा पहले ही डर जाता है। इतना पढ़ने के बाद उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको आंसर में लिखना क्या है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ज्योग्राफी ऑप्शनल की, क्योंकि सही चीज नहीं पढ़ाई जा रही है। फिर वो क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ा दिया तो आधा सिलेबस ही छोड़ दी कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा दी, ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ दी। तो जब बच्चा पूरी चीज पढ़ नहीं पाएगा तो आंसर कैसे लिखेगा? बच्चे का तो टाइम वेस्ट हो गया, और आपका क्योंकि मार्केट में नाम है तो बच्चा वही जा रहा है आपके पास, है ना, पब्लिसिटी आपकी ज्यादा है। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो यही कहते हैं, एक तो मतलब ये तो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, जैसे अंजलि श्रोत्रिया की 44 रैंक आई थी। अंजलि ऑलरेडी क्लासेस ले चुकी थी एक बड़े इंस्टीट्यूट से। उसके बाद फिर उन्होंने आंसर्स दिखाए तो मैंने कहा कि साहब अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब जब मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ तो मुझे नहीं बताई गई थी। अच्छा, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो क्लासेस चल रही हैं, आप वो ज्वाइन कर दीजिए। तो उन्होंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया ज्योग्राफी ऑप्शनल का। उसके बाद मार्क्स में जो है स्पाइक भी आया, 44 रैंक भी उनकी आ गई। तो उनका एक मैसेज आया, बोले कि सर प्लेट टेक्टोनिक्स, मुझे ऐसा लगता था रटने वाली चीज है, पहली बार आपकी क्लास अटेंड करके मुझे ये समझ में आया कि प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है जी। और मैं उनकी बात सुन के इसलिए सरप्राइज था, बहुत अच्छे जीएस के आंसर्स बहुत अच्छे थे अंजलि के, मैं इसलिए सरप्राइज था कि मैंने कहा कि यार ये ऑलरेडी वहाँ फलानी जगह से इतने बड़े टीचर हैं, इतना नाम है उनका, वहां से पढ़ चुकी है। जो इंसान प्लेट टेक्टोनिक्स को इतना कॉम्प्लिकेट करे दे रहा है, वो बाकी चीजों के साथ क्या कर रहा क्या ही कर रहा होगा। तो ये मुझे मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत अप्रिसिएशन की बात थी कि एक रैंकर आके इस तरीके की बात कर रहा है। भाई उन्होंने ये बात तब कही थी जब उनकी रैंक नहीं आई थी तब, है ना, जब वो पढ़ रही थी। उसका रिजल्ट फिर फाइनल स्कोर्स में दिखा और फिर उनकी बहुत अच्छी रैंक भी आई। तो इस वजह से बच्चे जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और खुश हैं, और आई होप के और भी ज्यादा रैंक्स आएंगी। अब जो बच्चे एग्जाम मिनिस्ट्री में हमारे पढ़ रहे हैं काफी अच्छा लॉट है, तो आई होप के 26 में 27 में जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं उनकी और अच्छी रैंक आएगी। सर मेरा एक जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हम अक्सर सुनते हैं हिंदी माध्यम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, इसको लेकर के एक जो है काफ़ी लंबी बहस चलती है। हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी, और ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अभी हाल ही में जो है चूँकि सर का जो है पास जो रहा है वो इंग्लिश मीडियम के जो है फैकल्टी रहे हैं, और इस बार जो है सर ने भूगोल हिंदी माध्यम में पढ़ाया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक तरीके से घटना है कि एक इंग्लिश मीडियम टीचर जिसने शुरुआत से लेकर आखिरी तक सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया, पहली बार जब उसने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शिक्षण कार्य किया, उनको पढ़ाया, तो कौन कौन सी समस्याएं आई उस पर मैं एक बार चाहूँगा सर आप बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे बजाय उस पर्सन के जिसने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया या फिर सिर्फ हिंदी में पढ़ाया। जी सर, पहली बात तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए साहब हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी कि उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया। इंग्लिश मीडियम का टीचर होने के बावजूद जब हम हिंदी माध्यम के क्लास में गए तो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है जी, भूगोल टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इसमें जो मटेरियल है वो उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है मार्केट में जी। तो और क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो भाई वो हिंदी का शब्दकोश हमारा भी जो है कम था जी, तो थोड़ी तैयारी करी, अपनी तरफ से भी होमवर्क किया, लिस्ट बनाते थे क्लास से पहले कि भाई किस चीज को क्या कहते हैं, कि साहब शोभ मंडल अलग है, स्थल मंडल अलग है, मध्य, ये तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब ये स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत टाइम से हिंदी बोली नहीं थी, तो पहले तो उसका जो उच्चारण था, जो सही प्रोनाउंसिएशन था, वो करने में हम ही को डिफिकल्टी हो रही थी। लेकिन जब बच्चों से मैंने सुना, अच्छा देखिए मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहा, जो अभी मैं आगे भी इसमें बताऊंगा क्योंकि बात छिड़ी है।
मुझे ये चीज समझ में आई कि मेरा उच्चारण जो बाकी छात्र हैं उनसे ज्यादा साफ है। हाँ, वो इसलिए साफ है क्योंकि जब मैंने हिंदी में अपने सब्जेक्ट को पढ़ा, अपने विषय को पढ़ा, तो वो भाषा मेरे लिए, क्योंकि इतने समय के बाद, स्कूल के बाद मैं हिंदी पढ़ रहा था लिटरेरी तौर पे, साहित्यिक तरीके से, तो मुझे जो दिख रहा था मैं वो बोल रहा था। जी बिल्कुल। मात्राओं पे जहां पे जोर देना चाहिए था वहां पे जोर चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने क्लास में ये बात पूछी तो कई बार इस तरीके से उच्चारण आता था कि मुझे खुद देखना पड़ता था कि साहब क्या कह रहे हो, हाँ, है ना। हाँ। लेकिन मुझे फिर ये परेशानी भी समझ में आई कि स्टूडेंट्स को हिंदी माध्यम में किस प्रकार की कठिनाई होती है, परेशानियां होती हैं। जी देखिए सर, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, और सर के साथ भी मेरी चर्चा हो रही थी कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो चाहता है कि नंबर दे, राइट। क्योंकि हिंदी माध्यम की कॉपी केवल वही व्यक्ति जांच सकता है जिसकी खुद की भाषा हिंदी हो। जी। अंग्रेजी माध्यम का व्यक्ति तो नहीं करेगा। तो वो अपनी भाषा के साथ अटैच्ड है, इमोशनली जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भाषा के साथ इमोशनल कनेक्ट होता है। इतना बड़ा विषय चल रहा है आजकल भाषा का पूरे देश में। जी। तो वो चाहता है कि भाई आप अच्छा उत्तर लिखें, वो नंबर दे। लेकिन छात्र उस प्रकार की भाषा नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हिंदी में अपना उत्तर लिख रहा है उसकी मातृभाषा हिंदी है। तो वो जिस भाषा का प्रयोग अपने उत्तर लिखने में कर रहा है वो कोलोक्वियल लैंग्वेज है, वो आम बोलचाल की भाषा है, उसमें स्लैंग्स आ जाते हैं, वो साफ भाषा नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम का छात्र है, जब वो अपना उत्तर लिख रहा है तो अंग्रेजी हमारे लिए एक एलियन लैंग्वेज है। वो किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा भारत में अंग्रेजी तो है नहीं। तो हम जो अंग्रेजी सीख रहे हैं वो साहित्यिक अंग्रेजी सीख रहे हैं। हमारी अंग्रेजी एक ब्रिटिशर के कंपैरिजन में, ऑस्ट्रेलियन के कंपैरिजन में, अमेरिकन के कंपैरिजन में ज्यादा साफ है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। बिल्कुल ये बात है। लेकिन हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, जब वो भाषा लिखते हैं तो उसमें व्याकरण ऊपर नीचे हो जाती है, सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो टेक्निकल भाषा में पढ़ाने में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो यही आया कि पहली बात तो हर शब्द का सीधा सीधा ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। जैसे टेस्ट बना साहब, उसमें साइंस में लिखा था ब्लैक होल, अब वो ट्रांसलेशन हुआ काला छेद। काला छेद। यार ब्लैक होल का काला छेद बना दोगे तो कैसे नंबर मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसका ट्रांसलेशन करना है, किसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, कौन सा टेक्निकल शब्द आपको वैसा क्या वैसा यूज करना है। बाकी ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सहायता करी हमारी। अच्छा। क्योंकि कई बार टेक्निकल टर्म होते थे, मैं उन्हीं से पूछ लेता था कि भाई आप क्या कहते हैं इसको, सही इसका उच्चारण क्या है, सही इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, तो उन्होंने हेल्प करी। क्योंकि मुझे पता है कि टेक्निकली सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, तो वो बात मैं अपनी पहुंचाने में कामयाब रहा और बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये भी सर मैं बहुत श्योरिटी के साथ बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी माध्यम के, डेफिनेटली उन बच्चों में से रैंक आएगी। जी। मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम का एक बच्चा जो है वो में घी शक्कर वाली बात है, रैंक लेके आए, रैंक 1 लेके आए हिंदी माध्यम का। और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जी। सर की भी क्लास खत्म हो चुकी है, सर भी इस बात से जो है इत्तेफाक रखेंगे कि वो रैंकर बच्चे हैं हमारे पास और वो रैंक लाएंगे, 100% रैंक लाएंगे। ये बात अभी मैं कह रहा हूँ, पॉडकास्ट में जब रैंक आएगी तो इसी बात को कट करके तब फिर से चलाएंगे। ठीक है सर। सर चूंकि आपका जो एक्सपीरियंस था ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका, इसी में एक मेरा प्रश्न है कि हम बहुत सारे कंटेंट देखते हैं जहां पर अलग अलग तरीके की व्याख्या की जाती है कि कंटेंट कम है, जो कि मैं मानता हूं कि ठीक है, कम है। हम एकेडमिक्स में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम भूगोल पढ़ते हैं, उसमें हमें हिंदी की किताबें मिल जाती हैं जी, हमारे पास कंटेंट भी होता है। फिर चाहे हम पीएचडी करें या किसी भी उच्च स्तरीय की पढ़ाई कर लें, उसमें हमें हिंदी का कंटेंट मिलता है। लेकिन जब बात आती है यूपीएससी की, चूंकि ये वही कंटेंट है जो एकेडमिक में यूज हो रहा है, कुछ अलग नहीं है, तो ऐसे टाइम पर जो ये शब्द है, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक विरोधाभास देखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं कि हमें कंटेंट की कमी है, तो एकेडमिक्स में तो कंटेंट की कमी नहीं देखने को मिलती, बिल्कुल। लेकिन जब यूपीएससी की बात आती है तो वहां पर ही क्यों कंटेंट कम आ जाता है? क्या इसको हम ये मान सकते हैं कि जो कंटेंट मेकिंग टीम्स हैं या कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी जो भाषा से संबंधित ज्ञान है इसमें कमी है, या ये फिर उस जो है जो स्रोत हैं हिंदी के
उनको प्रयोग करने से बचते हैं जब ये कंटेंट बनाते हैं? देखिए, पहली तो बीमारी आजकल ये आ गई है कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। ये फैकल्टी में भी परेशानी है और ये स्टूडेंट्स में भी है कि जो स्रोत है, जैसा आपने कहा, अच्छी स्टैंडर्ड किताब जी, उससे लोग कट रहे हैं। और ये इंग्लिश माध्यम के भी बच्चे कट रहे हैं, हिंदी माध्यम के भी कट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कोचिंग का कोई मटेरियल मिल जाए, वो 4 परसे मिल जाएं, वो नोट्स में, जैसे सर ने कहा कि यार नोट्स अपने होने चाहिए जी, मार्केट में नोट्स मिलते हैं, वो पढ़ने लगे हैं बच्चे। अब उसमें हमने देखा कि इंग्लिश माध्यम के जो लोग कंटेंट बना रहे हैं या जो फैकल्टी हैं, वो रहे अप टू डेट, अच्छा, है ना, जी, अच्छे लोग जी, जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो इस फील्ड में आए, वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अप टू डेट रखा जी। लेकिन हिंदी माध्यम में हमने देखा कि वो जो सुई है वो 25 साल पहले रुकी हुई है जी। वहां पे जिस तरीके का कंटेंट बनना चाहिए था इंस्टीट्यूट्स में, जिस तरीके के नोट्स बनने चाहिए थे कंपटीशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कमी है, सारी किताबें, भाई आपका मास्टर्स हिंदी माध्यम में हो रहा है, बैचलर्स हिंदी माध्यम में हो रहा है, स्नातक तो हिंदी माध्यम में है ही ना हर जगह पूरे देश में जी। तो अगर आप वो किताबें पढ़ें तो कंटेंट की कमी नहीं है, नहीं दिखती। लेकिन आप क्योंकि रिलाई कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूट्स पे जो किसी जमाने में हिंदी माध्यम के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे, उन्होंने हिंदी माध्यम से अपना करियर बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, अब वो शिफ्ट हो गए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम से कहाँ रैंक आ रही है बताइए जी। और इस वजह से जो हिंदी माध्यम के अच्छे छात्र थे जी, वो अपना माध्यम चेंज करके, उनको लगता है कि हिंदी में उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो इंग्लिश मीडियम में चेंज कर रहे हैं। जी जी। इस वजह से उनका नहीं हो रहा है कि अब उनको सब्जेक्ट भी सीखना है, विषय भी तैयार करना है, भाषा भी तैयार करनी है जी। तो हिंदी माध्यम के छात्र अपने माध्यम को पकड़ के रखें, अच्छे जो सोर्सेज हैं मार्केट में, अच्छी जो स्टैंडर्ड किताब है उनको पढ़ें जी। और अपने बारे में मैं बोल सकता हूं कि अगर एग्जाम मिनिस्ट्री की बात करें तो भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत स्टैंडर्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं जी, जो हमेशा से बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो आलोक सर हों, अमरेंद्र सर हों, आयुष सांगी सर आए हैं भी इकोनॉमिक्स में, उन्होंने भी हिंदी माध्यम में पढ़ाना शुरू किया है, योगेंद्र शर्मा सर हैं, उनसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता भारत में कोई पढ़ाता है, और भूगोल अब हम कोशिश कर रहे हैं कि साहब टेक्निकली उसको करेक्ट पढ़ा सकें। तो बहुत अच्छी टीम है, अगर बच्चे चाहें सही टीचर को ढूंढना तो उनको वो मिल रहा है, तो हिंदी माध्यम के बच्चों की अब रैंक आएगी। जी जी। सर यही प्रश्न सर आलोक सर आपसे भी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप चूंकि हिंदी माध्यम के जो है फैकल्टी रहे हैं, हो सकता है आपका विचार कुछ अलग हो, तो ये क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हिंदी माध्यम में समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज एक जो हमारा हिंदी माध्यम का तबका है, जो एक बड़े ही आक्रोश में देखने को मिलता है, जब कहीं भी कोई पॉडकास्ट होता है या कहीं पर हम यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में देखते हैं कि भर भर के बच्चे कमेंट्स करते हैं कि ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, आपका क्या विचार है सर? कि मतलब क्या लगता है आपको, हिंदी माध्यम अगर पीछे है तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हिंदी माध्यम के पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें जी, तो जो एस्पिरेंट हैं उनकी भाषा पर पकड़ ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने जीवन काल में केवल एक भाषा सीखी, अच्छा, और उस भाषा पर भी उनका कमांड नहीं है। उनकी भाषा और लिपि, कभी आप उनका लेखन देखिए जी जी, तो उसमें अशुद्धियों की भरमार मिलती है। अच्छा, और मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनर इस गलती को बर्दाश्त करेगा। ये हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम में मिस्टेक करें कि भाषा तो एक है, तो आपकी मातृभाषा और आप उस पर मिस्टेक कर रहे हैं, बिल्कुल, ये तो राष्ट्रवाद का भी अपमान है, राष्ट्र का भी अपमान है। हालांकि हमने सर पॉडकास्ट किया था, एक मिनट रुकना चाहूंगा सर, हमने पॉडकास्ट किया था, आपने देखा था, और सर से भी हमारी बात हुई थी, यूपीएससी फॉरमैन चेयरमैन सर से, डीपी अग्रवाल सर से, उनसे भी हमारी यही बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी, जिस पर बच्चे बड़े आक्रोश में आ गए थे कि ये आपने कैसे बोल दिया कि हमारी भाषा सही नहीं है। तो सर ये भाषा जो सही नहीं है, मतलब कुछ उदाहरण दे करके अगर आप हमारे लर्नर्स को हमें समझा सकें कि भाषा को लेकर के, मैं तो ये मानता हूं कि जो वाक्य शुद्धि है, शब्द अशुद्धि है, वो तो देखने को मिलती है, क्या कहीं कहीं जो क्षेत्रीय भाषा का जो स्लैंग हम कहते हैं, वो भी कहीं कहीं वो भी टच आ जाता है। जैसे अभी कल की बात है, मैं लिखवा रहा था कि ऐसा कहना समीचीन होगा। अच्छा, तो एक एस्पिरेंट बोला कि सर समीचीन क्या है? अच्छा, तो मैंने कहा कि आप पहले अपना शब्दकोश पढ़ाइए। समीचीन का मतलब होता है तर्कसंगत, युक्त होगा, ऐसा कहना। तो अगर हम हिंदी भाषा में भी नए शब्दों का संग्रह करें और उसका वाक्य प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि ये नवाचार यूपीएससी मेंस में एक नए तरीके का होगा। और जैसा कि सर कह रहे हैं कि जो एग्जामिनर है वो भी इस तलाश में है कि कोई अच्छी कॉपी हिंदी माध्यम में दिख जाए, उससे हम टॉपर निकाल दें, ताकि जो इस देश में
हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं जी सांकेतिक तौर पर। जी हम राष्ट्रभाषा का विकास, उत्थान, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये सब हमारे संवैधानिक दायित्व हैं सर। जी और अगर हम इस संस्था की ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि अगर हमें हिंदी माध्यम से टॉपर निकालना है, जी क्योंकि इससे होगा क्या कि जितने हिंदी माध्यम के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनमें सर एक मोटिवेशन उनको मिलेगा कि जी। अच्छा हिंदी माध्यम से भी रैंक आ सकती है। शायद कुछ समय पहले राजस्थान से ही हिंदी माध्यम से एक अच्छी रैंक आई हुई थी, जी तो बहुत सारे एस्पिरेंट क्या हुए, प्रभावित हुए थे उससे। जी तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संदेश जी। है जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं, जी सबसे पहले तो वो अपनी स्पीड को भी बढ़ाएं। जी शायद ऐसा लगता है कि अंग्रेजी और हिंदी के लिखने में स्पीड में थोड़ा अंतर रहता है, जी मात्राओं क्योंकि का। उस पे ऊपर अंडर मात्राएं, हाँ, लगाना पड़ता है। तो पहले तो सबसे पहले वो अपनी स्पीड पर ध्यान दें, जी भाषा की उच्चारण पर और लिपि की शुद्धता पर ध्यान दें। जी जी लिपि को बड़ी विशुद्ध और प्रमाणित तरीके से लिखें ताकि वो एग्जामिनर को हिट कर पाए। अच्छा हाँ सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि हमें अपने शब्दकोश को बढ़ाना चाहिए, एक उदाहरण भी दिया समीचीन का आपने। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को देखते हैं तो अगर वो नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, नए नए वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी जो भाषा की पकड़ है, लिखने की पकड़, वो बड़ी समृद्ध मानी जाती है। बिल्कुल। वहीं जब हम हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं तो हमें कई बार ऐसे व्यंग भी देखने को मिलते हैं। कई बार देखने को लोग कहते भी हैं कि इतनी भी क्लिष्ट नहीं लिखनी है कि एग्जामिनर डिक्शनरी लेके बैठ जाए वरना फेल कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं अलग नहीं देखिए देखने सर, को ये मिलता। कहने की बातें हैं, मार्केट में बहुत सारी बातें चलती हैं। जी जी पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान ये भी है कि उसको अपनी भाषा पे कितनी पकड़ 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 है, है ना, ये पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान ये है। बात सही है। जी और हम हमेशा हिंदी और अंग्रेजी की क्यों बात करते हैं? जी। जैसे सर ने राष्ट्रवाद की बात करी है, राष्ट्रीय भाषा की, भाई देखिए नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, जी सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। जी, तो हम हिंदी को कंपेयर करें तमिल से, तेलुगु से, मलयालम से, कन्नड़ा से, जी बच्चे तो उस मीडियम में भी लिख रहे हैं। क्या मराठी मीडियम में बच्चे आंसर नहीं लिख रहे हैं? बिल्कुल। क्या तमिल मीडियम में नहीं लिख रहे हैं? उनके पास तो और डिसएडवांटेज है कि भाई कम से कम अपना जो क्वेश्चन पेपर आता है वो अंग्रेजी और हिंदी में आता है। जी दोनों भाषाओं में तो आता है ना। तो अंग्रेजी वाला हिंदी भी पढ़ सकता है, हिंदी वाला अंग्रेजी भी पढ़ सकता है अगर कोई टर्म नहीं समझ में आए। वो जो तैयारी कर रहे हैं हाँ तो वो तो कभी कंप्लेन नहीं करते यूपीएससी के सामने आके कि साहब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या हमारे लिए ऐसा कर दीजिए, क्योंकि अगर 22 शेड्यूल्ड भाषाएं हैं तो यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकता कि हर भाषा में जो है प्रश्न पत्र बना के एक साथ चिपका दे। ये तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी तो मिल रहा है, तो ये तो एक एडवांटेज है। जी हालांकि इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि हर चीज के लिए जो स्टूडेंट है उनको दोष देना गलत बात है ना। जी हम सारा ठीकरा जो है स्टूडेंट के सर पे फोड़ देते हैं, उनके साथ इस तरीके का संवाद हो ही नहीं रहा है जैसे अभी हम कर रहे हैं, जी है ना, कि भाई उनको कोई बता ही नहीं रहा है। जी उनको अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हम 10 बार बात करते हैं कि भाई वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो, शब्दकोश बढ़ाओ, जी इस तरीके से समाचार पत्र को पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करिए। क्या हिंदी माध्यम के किसी छात्र को ये बात बताई जा रही है? जी तो मतलब आपका कहना है कि वो जो गैप है टीचर और लर्नर के बीच में, वो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो बच्चों को नेगेटिव बोलने के बजाय कि तुम इस लायक नहीं हो, नहीं तुम हो इस लायक। जी लेकिन ये एक जगह है जहां पे आपको काम करने की जरूरत है, इस बिंदु को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, है ना। जी। तो अगर थोड़ा सा एफर्ट, भाई अपनी भाषा आप एक या तो अंग्रेजी सीखें, उससे बेहतर है कि अपनी भाषा में सुधार कर दें। बिल्कुल ज्यादा आसान है ना। बहुत सारे स्लैंग्स के खाना खा, अब कोई बैठ के कह रहा है कि खाना खा लिए हो, ये स्टेटमेंट गलत है। खाना खा लिया है, ठीक है, और इसमें भी अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्या आपने खाना खा लिया है, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। खाना खा लिए क्वेश्चन मार्क, ये तो गलत ही हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो कई बार जो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा होती है, वो उसका प्रयोग जो है बच्चे करने लगे। और हिंदी माध्यम में बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। जी जैसे उन्होंने लिखा 1973 में, तो आप उसके पहले वर्ष डालिए। हाँ, क्योंकि ये 1973 डायरेक्ट लिख देना, ये क्या है, नंबर दिखा देगा। मैं आपसे ये कहता हूँ, जी मैं एग्जाम मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने लर्नर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भाषा पर काम करिए।
जी। व्यक्ति की पहचान उसके ड्रेस से और उसके एड्रेस से होती है। ड्रेस मतलब वो क्या बियर किए है, एड्रेस मतलब क्या बोलता है। क्या बोलता है। भाषा तो आपकी पहचान है। जी। आप किसी भी माध्यम में बात जी। करें, आप अंग्रेजी में बात करें, हिंदी में बात करें, लेकिन भाषा का कोश तो आपके पास होना चाहिए। अगर राजा के पास राजकोष नहीं है, व्यक्तित्व के पास शब्दकोश नहीं है, तो दोनों की स्थिति एक ही जैसी है कि देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो भाषा पर काम करने की आवश्यकता है। और सर क्या है कि जो मार्केट में हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम के आधार पर जो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहे थे, आज वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, लेकिन अब उन्होंने सफलता पाने के बाद उसी भाषा पर काम करना बंद कर दिया और वो शुद्ध व्यापारिक कंपनियां हो गई हैं। बिल्कुल, ये मैं आलोचना कर रहा हूँ, ये मुझे हक है, मुझे आलोचना करने दीजिएगा आप लोग। नहीं सर। और वो अब उसी माध्यम के लर्नर्स का साथ छोड़कर अंग्रेजी पर ध्यान दे रही हैं। ये दुखद है और मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई ऐसी संस्था आज है जो हिंदी माध्यम के लिए विशेष तौर पर प्रयास कर रही है। लोग तो व्यावसायिक कंपनियां हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए वो लोग। ये बात सर मैं रिलेट कर पाऊंगा। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे एकेडमिक के टाइम की बात है सर। मेरा एमकॉम चल रहा था, उसी समय हमारी एक फैकल्टी थे, तो वो आए पढ़ाने के लिए। तो उनका थोड़ा सा दार्शनिक विचारधारा की व्यक्ति थे वो, चीज़ों को समझना, गहराई से बोलना। तो चूंकि शुरुआत से मैं भी हिंदी भाषी रहा हूँ, हिंदी माध्यम का रहा हूँ, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि मैं अगर इंग्लिश नहीं बोल पाया तो क्या ये मेरी बेइज्जती होगी, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा, ये बड़ा डर रहता है हिंदी माध्यम में सर। और अब तो जब से हमने देखा है कि डिजिटल कंटेंट और जब से सोशल मीडिया ये सब उठे हैं, तब से हमने बहुत सारे हिंदी भाषी लोगों को भी बहुत बड़े बड़े पद पर देखा है, बिल्कुल ज्यादा प्रभाव डालते देखा है। तो हमारे अंदर एक पुश आता है कि हम ठीक हैं, हमें बस अपनी चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सो उनका भी एक प्रश्न था, उन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास में ही मेरे से पूछा था कि आप खड़े हो जाइए और बताइए कि शिक्षा क्या है। अच्छा, चूंकि मैंने शुरुआत से मेरे साथ उस तरीके का व्यवहार रहा, इंग्लिश माध्यम में मैंने देखा कि नंबर्स ज्यादा दिए जा रहे थे, हिंदी माध्यम में मैंने उससे ज्यादा, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि प्रयास करने के बावजूद भी नंबर कम थे। तो मेरे से इस उत्तर का जवाब यही निकल गया कि शायद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। मैंने कहा सर ये एक तरीके का बिजनेस है शिक्षा, करंट टाइम के उसमें। हालांकि उस समय आलोचना मिली मुझे, लेकिन आज के परिदृश्य में जो बात आपने कही सर, बिल्कुल, कि आज वो एक तरीके से पैसा कमाने का जरिया बन चुका है, बाजारीकरण हो गया है उसका। तो वो बात आज भी मैं रिलेट कर पा रहा हूं, जबकि इसकी आलोचना मेरी उस समय हुई थी। लेकिन ये चीज आज भी उतनी ही यथार्थ है, उतनी ही ज्यादा रेलेवेंट है जितनी उस टाइम पर थी। तो सर इसको अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें तो आपकी इस पर क्या राय होगी कि इंडस्ट्रीज जो वर्ड कॉइन किया गया, खासकर जब हम बोलते हैं एजुकेशनल इंडस्ट्रीज हैं ही व्यवसायीकरण का एक जरिया, क्या ये शब्द सही है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कई बार लोग ऐसा सवाल भी उठाते हैं जी, अगेन वही कोचिंग से जुड़े हुए लोग जो अब कोचिंग का हिस्सा नहीं है या किसी और जगह पे चले गए हैं, वो कि इतना पैसा जो है टीचर्स लेते हैं, इतनी ज्यादा फीस है। पहली बात तो भाई, मैं अगर फीस ले रहा हूं आपसे कुछ जी, तो उस फीस के एवज में मैं आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। बाजारीकरण खराब तब है कि मैं आपसे पैसा ले लूं और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, जो जिस क्वालिटी का प्रॉमिस मैंने आपको किया, मैं वो क्वालिटी आपको ना दूं, तो फिर वो प्रॉब्लम की बात जी। अदरवाइज आप स्कूल जाते हैं तो क्या फीस नहीं देते हैं? कॉलेज जाते हैं तो फीस देते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, MBBS करते हैं तो फीस देते हैं। वहां पे ये सवाल नहीं उठा रहे आप कि क्यों फीस ली जा रही है? तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं, वो एक स्किल है जो मैंने बहुत मेहनत से मेरे पास आया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसके लिए चार्ज करूंगा। लेकिन अगर मैं वो फीस चार्ज कर रहा हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसी लेवल का पढ़ाऊं भी, राइट? तो जहां पे हम ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडस्ट्री को कि साहब पैसा जाता है, बाजारीकरण हो गया है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो कैलिबर था टीचर्स का जी, वो खत्म हो गया है। और टीचर्स नहीं, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को एक लीड के तरीके से देखने लगे कि साहब इतनी लीड आ गई, इसको कॉल करो, कॉल बैक करो, कन्वर्ट करो जी जी। ये भाषा स्टूडेंट के लिए नहीं यूज होनी चाहिए, है ना? अगर मेरे क्लास में कोई बच्चा आ रहा है तो भले ही मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे हों, बट अपने माँ बाप के लिए तो वो इकलौता ही है ना जी। तो एक शिक्षक के तौर पे ये मेरी निजी जिम्मेदारी है कि मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझूं और वैसे ही पढ़ाऊं, है ना जी? क्योंकि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है।
आपको वो पोटेंशियल ढूंढ के वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, कहाँ बेहतर कर सकता है, वो आपको मेहनत करनी है। बाद में रैंक आना नहीं आना तो बहुत किस्मत भी होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप वहां से कट जाएंगे कि भाई हमको नहीं, हमारा तो काम है कितना जाके थोड़ा सा पढ़ा देना और फिर क्लास के बाहर निकल जाना, अब हमको मतलब नहीं है बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है, वो चीज़ गलत है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट अब वैसा कर रहे हैं, आप क्लास में 500-800 बच्चे बिठा देंगे तो आप कैसे ध्यान देंगे? बिल्कुल भाई हमने अपनी क्लास की स्ट्रेंथ लिमिट करी है कि 100 से ऊपर बच्चे हम नहीं बिठाएंगे, जिससे कि हम हर बच्चे से बात कर सकें जी। लेकिन अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है 500 बच्चे पिलर के पीछे बच्चा बैठा है, स्क्रीन पे देख रहा है, झाड़ के देख टीवी रहा पे है। देखते हैं। सर इसमें मेरा एक सवाल और है कि जो न्यू एस्पिरेंट है जो किसी हिंदी माध्यम की इंस्टीट्यूट की तलाश करना चाहता है अच्छी, तो उसके पैरामीटर क्या हो, वो कैसे उसको मतलब डिसाइड करे कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? भाई वो मैं तो मेरा ये मानना है कि वो जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता है पहले कहे कि 1 हफ्ते की हमको क्लास लेनी है जी, है ना। जैसे आप कोई बच्चा आया वो कहता है कि एक डेमो क्लास ले लो, जी जी पहली बात तो डेमो क्लास ही घटिया शब्द है जी। पहली बात जिस बच्चे को कुछ आता नहीं है वो अगर कोई टीचर बहुत सीनियर है, सपोज अगर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरी क्लास में कोई बच्चा है तो मुझे कैसे जज करेगा? बिल्कुल एक क्लास में जज तो नहीं कर सकता, जज वो वैसे भी नहीं कर सकता, कर तो वैसे क्लास में भी नहीं जज कर नहीं पाएगा, है, फ्रेशर है वो। हाँ फ्रेशर है, उसको नहीं पता। उसको देखना क्या है, उसको ये देखना है कि जो चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है क्या वो उसको समझ में आ रही है, क्या वो मेरी भाषा से रिलेट कर पा रहा है। तीसरी चीज उसको ये देखना है कि जो टीचर ने पढ़ाया अगर वो उस टॉपिक के जाके उस पे कोई सवाल उठाए जी, तो क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है जी है ना। जी तो अगर वो कर पा रहा है मतलब रेलेवेंट चीज पढ़ाई जा रही है जी, और अगर वो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब रेलेवेंट चीज नहीं पढ़ाई जा रही है। और ये एक दिन में कोई नहीं समझ सकता, कम से कम 1 हफ्ते की क्लास जो है बच्चा आए, बच्चा अटेंड करे, जी अपने सवाल पूछे टीचर से, देखे कि कितना अप्रोचेबल है, बाकी स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो ऑलरेडी फीस जमा कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे बात करें जी, उनसे भी बात करने के बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो बच्चों को करना चाहिए। और जज्बाती होके यूट्यूब के रील्स देख के, इंस्टाग्राम के रील्स देख के जो है एकदम से नहीं ये डिसाइड करना चाहिए कि साहब यहीं चले जाएंगे संस्था के साथ। सर एक क्वेश्चंस जो है बच्चों की तरफ से भी है कि जब से कोविड के बाद से हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन और इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा है। हाल ही में एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो है स्क्रीन टाइम 8 सेकंड का मान बताया गया कि 8 सेकंड हम किसी भी कंटेंट पर रुकते हैं। उस 8 सेकंड में हमें अपने आप को जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है उसे साबित करना होता है कि हम आगे जो भी डिलीवर करेंगे वो अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात यह है सर कि इतना कम स्क्रीन टाइम और बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो जब जाते किसी कंटेंट को देखने हैं तो भटक जाते हैं, वो कुछ और ही देखने लगते हैं और फिर उनको 1-1.5 घंटे बाद ये रियलाइज होता है कि हम जो पर्पस के साथ गए थे वो पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ, हमने कुछ और ही देख लिया। इससे कैसे अपने आप को एक तरीके से कंसंट्रेट कर सकें कि जो हमें देखना है हम वही देखें और वापस आए, या फिर इसको आप ऐसे भी कहें कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से एस्पिरेंट्स कैसे कर सकता है, इस पर आप लोगों की राय थोड़ी सी चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पे जो कंटेंट बन रहा है वो बन रहा है मासेस के लिए जी, है ना, और मासेस को कायदे की चीज नहीं पसंद। अगर आपको अपने स्क्रीन पे किसी को रोकना है तो वीडियो शुरू होते ही 2-3 गाली दे दो, ऐसा ही हो रहा है ना, जी, क्योंकि जी, आपने कहा ना 8 सेकंड जी, तो 8 सेकंड से पहले ही 3 सेकंड में जो है गाली दे दो, जी, आदमी रुक गया। तो अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो पहली बात तो आपको उस कंटेंट पे रुकना ही नहीं चाहिए भाई साहब, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपने वो पेशेंस होनी चाहिए कि आप लेक्चर को देखें, बात सुने, क्योंकि सीट्स उतनी है ना भाई। हमको अपने इंस्टीट्यूट की भीड़ बढ़ानी है, अगर यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने तब तो कोई अलग बात है, वो तो पैसा कमाने का जरिया है ही। लेकिन अगर आपको रैंक लानी है तो वही 800 सीट है जी। अगर आपको उस 800 की लिस्ट में होना है तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, या जो इतना पेशेंस नहीं है आप में कि आप उस रील को भी पूरा देख सकें, आप स्वाइप करते हुए उंगलियां कई किलोमीटर दौड़ रही हैं फोन पे जी, सुबह उठते ही आँख खुली, जब पहली आँख खोल के आप देख रहे हैं कि ओहो क्या है इंस्टाग्राम जी, तो एक्सरसाइज तो आपकी उंगलियां ही कर रही हैं। तो अगर वैसी वाली हालत है तो फिर आपको वैसी ही रैंक नहीं आएगी जी, क्राउड से, आप कंपटीशन से ही बाहर होगा ना। तो मतलब कंटेंट के देखने के लिए अपने आप को पहले तो उस लेवल तक ले जाना है, प्रिपेयर करिए कि मुझे इससे सीखना क्या है जी, मुझे पेशेंस के साथ बैठना है। मेंस का पेपर में भी 3 घंटे बैठना होगा, बैठना होगा।
तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप कायदे से बैठ के चीज़ को सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, अपने बढ़िया नोट्स बनाएं और फिर देखें कि ये जो चीज़ आपने देखी, लेक्चर देखा या जो चीज़ आपने बैठ के पढ़ी, आर्टिकल पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा, उससे क्या सवाल बन सकता है और उस सवाल में आप क्या लिखेंगे जी। ये एक्सरसाइज ज़रूरी है जी उसमें। ओके सर, मैं सहमत हूँ सर इसमें। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का प्रयोग तो बहुत सीमित अर्थों में किया जाना चाहिए जी। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कितना ही कारगर है जी। आप सोशल मीडिया को देखना ही क्यों जी। आपको क्या लगता है 99.9% कंटेंट जो है जी वो यूपीएससी को बिलोंग ही नहीं करता, कोई कुछ भी बोल रहा है जी। तो वही सर ने आपने कहा कि वो जो है जो कंटेंट भारी मात्रा में पड़ा है वो आपको गाइड से ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है जी। उस पर जाना ही क्यों। आप जहाँ गाइडेंस ले रहे हैं अपने एजुकेटर से, उससे कनेक्ट होइए, टेक्स्ट बुक से कनेक्ट होइए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। आप इस प्रोसीजर में, और जो भी आपको देखिए नेट क्या है ना, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी अपने विचार रख दे रहा है, आप उन विचारों से प्रभावित हो जाएंगे, आप उन विचारों को ही अच्छा मान लेंगे, पता नहीं वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी है या नहीं है। तो आपको तो ये कैसे टेस्ट होगा कि जो आपने पढ़ रखा है यूट्यूब से वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी है या नहीं। तो उसके लिए तो आपको टेक्स्ट बुक भी जाना पड़ेगा। और सोशल में जो यूट्यूब में जो कुछ वीडियो, अच्छे भी वीडियो पड़े हुए हैं, वो तो वही देख पाएगा, वही समझ पाएगा जिसको ऑलरेडी पहले से समझ है। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का प्रयोग सर, मुझे लगता है कि शायद विदेशों में सोशल मीडिया इस तरह से यूनिवर्सिटीज में ये सब यूट्यूब वगैरह सब बैन कर दिए गए। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्षमता को बड़ी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं जी। भाई लोग गाली दे के कंटेंट बना रहे हैं, लोग नाली में लौट के कंटेंट बना रहे हैं। और उस कंटेंट में सर महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके मिलियन फॉलोवर्स हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट ये चीजें देख रहा है और उससे अट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपने दिमाग को क्या फीड कर रहा है, उससे उसकी पर्सनैलिटी उसी लिहाज से शेप होगी। तो बहुत जरूरी है इंसान को ये समझना कि आप किस तरीके की चॉइसेस बना रहे हैं एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि वो एग्जाम में पूरा व्यक्तित्व आपका टेस्ट होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो आप जो आपके दिमाग में वो वही बाहर आ जाएगा, आपके चेहरे पे बाहर आएगा। सर एक लास्ट किसी ने बोला है ना कि आप विचारों से बने होते हैं, आपकी पूरी जो संरचना है जी वो विचारों का प्रतिबिंब है। बिल्कुल सर, एक लास्ट प्रश्न, मतलब ऐसे ही कि एक बहुत बड़ा संशय है इस बात को लेकर के, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स को बताइए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर और ये सारी चीज़ें, फिर जब करंट अफेयर्स की बात आती है, करंट अफेयर्स पे बहुत सारी जो है मिसगाइड इन्फॉर्मेशंस मार्केट में सर्कुलेट होती है। करंट अफेयर्स को बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या मैं इसका नोट्स बनाऊं, प्रश्न आता है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स को पहली बात तो एक सब्जेक्ट समझना चाहिए या नहीं, और अगर समझना चाहिए तो क्यों, और नोट्स को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक पन्ने का नोट्स एक दिन की करंट अफेयर्स का बना रहे हैं, 365 पन्नों का नोट्स बन गया साल भर का। कितनी हद तक करंट अफेयर्स। दूसरी चीज, आपके अपने अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जोड़ करके, वैकल्पिक विषय है अगर मेरा भूगोल या इतिहास, तो किस तरीके से इसे जोड़ा जा सकता है। इस सामूहिक प्रश्न पर आप सभी की राय जो है मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप समझाएं। सर आपसे शुरू। हाँ सर, मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स भी एक सब्जेक्ट है। मैंने करंट अफेयर्स का मैं तैयारी के दौरान मैंने उसका भी सिलेबस ड्राफ्ट किया था। अच्छा। हाँ, सिलेबस ड्राफ्ट किया था, उसको चैप्टर वाइज बनाया हुआ था। पहला चैप्टर अवार्ड, और अवार्ड में भी गिने चुने अवार्ड जी। फिर हमने उसका बनाया था बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, लिमिटेड मतलब फेस्टिवल हैं, और उनको थोक के भाव में नहीं लिखा था कि एक दिन मैंने बैठा और लिख लिया कि आज क्या है, ये 15 दिवस लिख लिए, ऐसा नहीं है। जिस दिन जो दिवस आया और महत्वपूर्ण दिवस आया उस दिन उसको हमने उसमें फीड कर दिया। अच्छा। अपनी डायरी में लिख लिया। जैसे ऑर्डिनेंस है, कोई अध्यादेश आया, कोई पॉलिसी आई, कोई लॉ आया, तो उसको मैंने क्या किया, नोट कर लिया। जो करंट अफेयर्स है, मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर में आधा घंटे देते हैं और मेन पॉइंट पिक करके आप अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, जो करंट अफेयर्स है वो फ्रेश, ताजगी भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साल भर का करंट अफेयर्स एक दिन तैयार कर रहे हैं, वो कभी तैयार नहीं हो पाएगा जी। आप उसको क्या करिए, डेली का डेली तैयार करिए। डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो भी देना है जी। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा पेपर कोई बताइए, आप बहुत खराब पेपर पढ़िए, क्या उसकी न्यूज बदल जाएगी? जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज है, क्या न्यूज बदल जाएगी?
आप संपादकीय पढ़िए उसका, जी। आप देश विदेश उसका पढ़िए, जी। आप खेल खिलाड़ी उसका पढ़िए, जी। आप उसका पहला पेज पढ़िए जी और इंपॉर्टेंट पॉइंट को पिक करिए और उसको लिखिए। जी। सो इसका प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर मैं तो उसको एक सब्जेक्ट मानते हैं आप, क्योंकि आजकल कोई भी सब्जेक्ट हो सब करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछा जाता है। हिस्ट्री से पूछ लिया गया जी कि वैदिक समाज ने या हड़प्पा सभ्यता ने वर्तमान नगरीकरण को किस हद तक प्रभावित किया। अब आप सोचिए, हड़प्पा सभ्यता को वर्तमान नगरीकरण मतलब चंडीगढ़ जैसे शहरों को हड़प्पा सभ्यता से कनेक्ट करके आपको अपने आंसर को देना है जी, तो आप कैसे दे पाएंगे? या वैदिक समाज की वर्तमान समाज से तुलना करते हुए समीक्षा करना, वैदिक समाज के कौन से तत्व आज मौजूद हैं, आज के समाज, आज की सोसाइटी में मौजूद हैं। तो आपको इतिहास को तो केवल पढ़ना ही नहीं, एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था कि इतिहास पढ़ना ही नहीं बल्कि जोड़ना और समझना आवश्यक है। तो करंट अफेयर्स पे तो फोकस करना है। आज के समय में करंट अफेयर्स की जो बढ़ती प्रवृत्ति है यूपीएससी में, उसको तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सर। और डेली पढ़िए, आप करंट अफेयर्स डेली पढ़िए जी, और उसको टॉपिक में डिवाइड करिए जी। अगर आपको समसामयिक मुद्दों को डिवाइड कर लीजिए, जैसे करंट इकोनॉमी डिवाइड कर लीजिए, करंट पॉलिटी डिवाइड कर लीजिए, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं करंट, उनको डिवाइड करिए, उन पर लिखिए जी। राइट जी सर। आप काफी हद तक तो जो सर ने कहा मैं उससे सहमत हूँ जी। मुझे लगता है कि जैसे जब जिस तरीके से हम करंट अफेयर्स को देखते हैं, एग्जामिनेशन ने उसको एक बहुत बड़ा सा एक बबल बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी जो एग्जाम कर रहा है, वो देखना चाहता है कि आप कितने अवेयर हैं जी। और एक एस्पिरेंट का जो नजरिया है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से आप अपने घर को जानते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। भाई अंधेरे में आप उठे, आपको पानी पीना है, आपको लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप टहलते हुए जाते हैं, आपको पता है यहाँ से बॉटल है, यहाँ ग्लास है, आपने पानी पिया, आपने वहीं रखा, वापस आके सो भी गया आधी नींद में। क्यों? क्योंकि हम उस घर को इतने अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है, क्या चीज कैसी है, कितनी इनकम आ रही है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी सेविंग है जी। जिस प्रकार से आप अपने घर को जानते हैं उसी प्रकार से आपको अपने देश को जानना है जी। क्या उसके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, क्या उसका एक्सपेंडिचर है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या उसकी परेशानियां हैं, कैसे उन परेशानियों को ठीक किया जाएगा। यही करंट अफेयर्स है जी। क्या सरकार पॉलिसी बना रही है, किसके लिए बना रही है जी। अगर आपको पता है कि ये मोटी मोटी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, है ना भाई, कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, हर मिनिस्ट्री का अपना एक मैंडेट है कि अब ट्रांसपोर्टेशन का अलग हो गया, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का अलग, सबकी अपनी परेशानियां हैं। मैंने आपसे पूछा सीधा सीधा कि भाई साहब मुझे बताइए रोड के साथ प्रॉब्लम क्या है। आपने मुझे 4 प्रॉब्लम गिना दी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको प्रॉब्लम पता है, सरकार को नहीं पता? बिल्कुल पता है ना। अगर सरकार को वो प्रॉब्लम पता है तो सरकार ने कोई ना कोई स्कीम बनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, हम स्कीम रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और देखें सरकार उसके लिए क्या कर रही है, तो आपको स्कीम रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आपको अपने घर के, जैसे कि मेरे घर में ये समस्या है, उसका समाधान ये है। तो करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है वो एक कहानी है, उस कहानी का हिस्सा आपको बनना है। तो जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, 6 हमारे मेन विषय हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट। ये 6 पिलर के ऊपर बाकी सारे सब्जेक्ट खड़े हैं। हम ये 6 सब्जेक्ट, ये 6 पिलर पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमको करंट मुद्दे समझ में आए जी। 100 की सीधी बात। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट तैयार करे और आप उससे करंट अफेयर्स नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि सर्दियों में दिल्ली का पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, तापमान उसका हिंदी वाला टर्म जो है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, तो व्युत्तीकरण क्रमण, ठीक है, तो वो क्या है, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। सर ने काफी प्रयास किया है हिंदी को लेकर के। हाल ही में क्लाउड सीडिंग की गई, वो कैंसर जो है एक तरीके से निष्क्रिय क्यों रही, उसका प्रभाव। तो मुद्दा ये है कि ये जो भी आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब आपको करंट अफेयर्स नहीं समझना। और अगर आप देख सकते हैं तो फिर उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें पढ़ के समझ में आनी चाहिए कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट चेंज किया, बढ़ाया या कम किया, तो उसका आपकी आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति पे क्या असर पड़ेगा, आपका मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा कि घटेगा। तो न्यूज़पेपर में तो सिर्फ इतना ही लिखेगा ना कि साहब आरबीआई ने रेपो रेट 6 से 6.25 कर दिया,
प्रतिशत कर दिया। लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर क्या पड़ेगा ये आपको तब समझ में आएगा जब आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगी। जी बिल्कुल, है ना। यही करंट अफेयर्स है और कुछ नहीं। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये जो 6 कोर सब्जेक्ट हैं, इनकी गहनता से अध्ययन करने के बाद आप इस लायक बन जाते हैं कि आप करंट अफेयर्स को रिलेट कर पाते हैं कि ये उससे रिलेटेड है। और जब आप रिलेट कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि भाई आपको पता है यूपीएससी वहां से सवाल पूछेगा, तो इन्हीं सब्जेक्ट के नीचे जीएस 1 2 3 4 के नीचे आप अपना करंट अफेयर्स के ये मैं यहाँ यूज करूंगा ये हो। जी सर, इसी के साथ एक आपसे रिक्वेस्ट रही दोनों लोगों से, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जैसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखेंगे, उनको आप आने वाले जो 2026 का यूपीएससी का उनका एग्जाम है उसके लिए कुछ जो राय देना चाहें आपको, जो आपको लगे कि वो उनको सफलता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उसके बारे में कुछ जो आप राय देना चाहें। भाई स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आज से भी तैयारी करते हैं तो अच्छा खासा समय है। काफ़ी बच्चों को इस टाइम डर लग रहा होगा कि पता नहीं उनका होगा कि नहीं होगा। जो 26 की तैयारी कर रहे थे वो इस टाइम सोच रहे होंगे कि शायद मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है तो मैं 27 में एग्ज़ाम दूँ। ऐसा नहीं सोचिए, समय है आपके पास। अगर आप आज से लग के पूरी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और आपको कभी भी ऐसा, किसी भी व्यक्ति को जो रैंक 1 भी लेके आ रहा है उसको भी कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मेरा सब कुछ हो गया है, सारी चीज़ें तैयार हैं, मेरी रैंक 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पे भरोसा रखिए। जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं आपके आसपास, जो भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, नकारात्मक आपका इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो ऐसे कुछ कहने वाले दोस्त हों जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है वो आपके लिए दवाई है, उसके साथ रहिए। और जो भी व्यक्ति आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उससे भी दूर हो जाइए। मुश्किल से 5 से 6 महीने की बात है, पूरी साइकिल को देख लीजिए तो 8 महीने की बात। 8 महीने 10 महीने के लिए अपने आप को भुला दीजिए। आपकी भावी जीवन को जब आप देखेंगे उसके सामने ये 8 से 10 महीने कुछ नहीं है। सिर्फ इतना सेक्रीफाइस है। अगर आप ये सेक्रीफाइस कर देते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे भी लगता है कि 5 से 6 महीने का जो समय है वो लर्नर्स के लिए पर्याप्त है। और इस दौरान अगर आप, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप काफ़ी फोकस करिए, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। बिल्कुल। और आपने जो पढ़ा है, कभी कभी सर क्या करते हैं लर्नर्स की जो एस्पिरेंट पढ़ते हैं वो उन्होंने बहुत सारा अंडरलाइन कर रखा होता है। काफ़ी काम का होता है, काफ़ी काम का होता ही नहीं है। उनको कई बार तो लगता है कि कई चीज़ें काम की छूट गई। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करिए और आप देखिए जो टेस्ट सीरीज हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। उससे आपका एक आकलन, अच्छा आकलन निकल करके आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी है या नहीं है। तो समय समय पर अपना असेसमेंट करते रहिए और बहुत अच्छा समय है, 5-6 महीने समय है, पर्याप्त समय है। तो आप प्री की दिशा में आगे बढ़िए। आपको आपके सिवा सेलेक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। आप ही खुद अपने आप को सिलेक्शन से रोक सकते हैं। ये हमारा कहना है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि आप लोगों ने अपना समय दिया। और हमारे एस्पिरेंट्स, आप जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं या अभी जो क्वेश्चन छूट गए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगले वाले पॉडकास्ट में आपके उन्हीं क्वेश्चन से शुरू करें। और इस पॉडकास्ट में अगर आपको ऐसा लगा कि ये पॉडकास्ट आपको या आपकी तैयारी को कहीं से भी छू पाया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिएगा। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि अभी हमने बात की कि जो हमारे पास टाइम फ्रेम बचा है 6 महीने का, उसके लिए हमने एक जो है अपना प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसका नाम है द्रोणा 2.0। ये बिल्कुल हमारे द्रोणा 1.0 की ही तरह है, बट ये 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाता है, तैयारी का स्केड्यूल बना के दिया जाता है। और ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, उसके समय के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप सभी उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।